देता हूँ एक लेसन। गुप्त वंश ने लगभग 270 से 200 550 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक शासन किया? 275 से 550 50। ईस्वी। हाँ बिल्कुल, 550 ईस्वी तक इसने शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में, ठीक है, महाराजा श्रीगुप्त के द्वारा की गई। किनके द्वारा स्थापना की गई इस वंश का? महाराजा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा स्थापना किया। किंतु इस वंश का सबसे प्रथम शक्तिशाली शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल की बात करेंगे 319 से लेकर 335 तक होता है। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाधीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है। गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। बिल्कुल, गुप्त संवत का प्रवर्तक की बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम था। पूछेगा गुप्त वंश का वास्तविक शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ही कहेंगे, ठीक है। संस्थापक की बात करें श्रीगुप्त होगा। प्रारंभ कब होता गुप्त संवत? 319 ईस्वी में। इसका पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है। इतिहासकार विंसेंट आयर ने, ठीक है, इतिहासकार विंसेंट आयर ने, सॉरी विंसेंट आयर बोले, बीएस स्मिथ ने। किसने? बीएस स्मिथ ने, ठीक है, ध्यान रखने। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में चंद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों से मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी बुक है? बिल्कुल, विंसेंट स्मिथ की बुक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बिल्कुल, समुद्रगुप्त, ठीक है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ की बात करेंगे तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, ठीक है। तो इलाहाबाद का, ठीक है, अशोक स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह, ठीक है, हरिसेन ने, ठीक है, संस्कृत भाषा में, ठीक है, प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। तो इलाहाबाद का जो अभिलेख जो है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्राप्त करता है, जिसके जहां पे प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, कहा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन के द्वारा। हरिसेन के द्वारा, ठीक है। और इसमें मुख्यतः किसके विजय का उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति में? तो समुद्रगुप्त का। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे संधि विग्रहिक, ठीक है, खाद टपाकिक, ठीक है, कुमार मात्या तथा महादंड नायक। अशोक निर्मित या संभवतः बोलता वैशाली में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। कहाँ पे स्थित था? नहीं, कौशाम्बी में। ठीक है, कहाँ पे था? तो ये मूलतः मतलब कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर कहाँ पे इसे स्थापित करवाया था? तो इलाहाबाद, ठीक है। पहले कहाँ पे था ये? पहले कहाँ था? कौशाम्बी में था। कौशाम्बी थे, बाद में कहाँ पे स्थापित करा दिया अकबर ने? इलाहाबाद में। एक्चुअली में जहांगीर इसको उठा कर लेकर आता है, ठीक है। इस स्तंभ पर अकबर के आदेश है तथा बीरबल का भी उल्लेख है। जहांगीर के आदेश। इस स्तर पर मुगल शासक के, ठीक है, सॉरी, जहांगीर के आदेश है और बीरबल का भी उल्लेख। मैं आज गलत क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। किसका उल्लेख है? जहांगीर के, ठीक है, और बीरबल का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं उसका पुत्र, ठीक है, समुद्रगुप्त का पुत्र जो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। अब महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त भी है, ठीक है। इसका प्रमाण सांची एवं बाकाटक अभिलेखों से भी मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं, ठीक है। महरौली लेख के अनुसार चंद्र का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत है विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। क्या करवाई थी? विष्णु पर्वत पे बिल्कुल, विष्णुपद पर्वत पे, ठीक है, विष्णुपद पर्वत पे विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से, ठीक है, मेहरौली लौ स्तंभ प्राप्त हुए, ठीक है। दिल्ली में मेहरौली लौ स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरौली नामक स्थान से, ठीक है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसे चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धि का वर्णन किया गया है। इसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे आगे। गुप्त सम्राट, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को क्या बोला जाता है? शक विजेता। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त करके
पश्चिम भारत में, ठीक है, शक सत्ता का उन्मूलन किया। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक अन्य उपाधि विधान की, जिनका नाम था उपाधि सकारी। क्या बोला? सकारी। सकारी का मतलब शकों पर मतलब विजय पाने वाला, ठीक है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में किस नाम से जानते थे? तो क्या बताएंगे? रूपक कहते थे या या फिर रुपया कहा जाता है, रुपया ठीक है। रुपया फिर सोने के सिक्कों के किस नाम से जानते थे? सोने के सिक्कों के दिनार के नाम से जानते, किस नाम से? दिनार दिनार। दिनार हम्म जो सोने के सिक्कों के दिनार के नाम से जाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है, ठीक है। हम्म, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा की बात करेंगे तो चीनी यात्री फाहियान ने भी की है, ठीक है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है, ठीक है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट कवि की बात करेंगे तो कालिदास जो थे इनके नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है। अगले क्रम में बात करेंगे तो महान चिकित्सक, तो इनका नाम धन्वंतरी था। तीसरे की बात करें खगोल विज्ञानी थे जो कि वारावहीर थे, ठीक है। चौथे की बात करें कोशाकार थे, लेक्सियोग्राफर, डिक्शनरी के निर्माण करता जिन्होंने अमर अमर कोश लिखा था, अमर सिंह थे। पांचवें की बात करेंगे वास्तुकार थे जो कि मतलब शंकु थे। छठे की बात करेंगे तो एक ज्योतिष थे जो कि नाम था छपनक थे, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, सातवें विद्वान की बात करेंगे तो व्याकरणज्ञ थे, मतलब ग्रामरियन थे, इनका नाम वारुचि था। आठवें जो थे एक जादूगर थे, इनका नाम था बेतालभट्ट था। और नौवें की बात करेंगे तो महान कूटनीतिज्ञ थे जिनका नाम था घटक घटपड़। घटपड़। घट पर, ठीक है। तो इनका सबका क्या व्यापार था कि मतलब किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ध्यान में रखना। आप चलेंगे कुमारगुप्त प्रथम, इनको महेंद्र आदित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था। इसके समय में गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है। पूछेगा सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख किसके समय प्राप्त हुए, तो कुमारगुप्त प्रथम के समय में प्राप्त हुए, जिनकी संख्या लगभग 18 है, ठीक है। 62 अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम तक, ठीक है, मुगलों की, ठीक है, वंशावली प्राप्त होती है। बंगाल के 3 स्थान से गुप्तकालीन त्रामपत्र प्राप्त होती है। कौन है? धान्यदाय त्रामपत्र, दामोदरपुर त्रामपत्र, ठीक है, बैग्राम त्रामपत्र। ये सारे के सारे बंगाल में स्थान है, ठीक है। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती है, ठीक है। मुद्राओं पे उसकी उपाधि, ठीक है, महेंद्र, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र सिंह, अश्वमेध, महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती है, ठीक है। स्कंद गुप्त, इनको कर्मादित्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मादित्य। कर्मादित्य ने स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति का तथा पृष्ठ भाग पर, ठीक है, पद्मासन में, ठीक है, विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ, ठीक है, श्री स्कंद गुप्त उत्कीर्ण है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कुछ सिक्कों के ऊपर ठीक गरुड़ ध्वज तथा उनकी उपाधि, ठीक है, कर्मादित्य अंकित है। भेटिरिया स्तंभलेख में पुष्यमित्र और हुनों के साथ चंद्रगुप्त के युद्ध का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो भेटिरिया स्तंभलेख में क्या ज्ञात होता है? तो पुष्यमित्र और हुनों के साथ, ठीक है, स्कंदगुप्त के युद्ध का भी वर्णन देखने को मिलता है। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण की बात करेंगे। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, ठीक है। तो हुनों का पहला भारतीय आक्रमण की बात करेंगे तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरह से परास्त हो गए, ठीक है। तो हुनों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में होता है? स्कंदगुप्त के शासन काल में स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है तथा मतलब क्या होते हैं वो, मतलब क्या होता है, हुनों से अच्छे तरीके से पराजित हो जाता है असगद। उसके बाद ईसा की 3वीं शताब्दी तक जब हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अत्यधिक निर्भर हो गए। तोरमान भारत का दूसरे हुन आक्रमण का नेता था। तोरमान की बात करेंगे, हुन नेता था जो कि भारत पे, ठीक है, आक्रमण किया था। मध्य भारत में एरा नामक स्थान से, ठीक है, बराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मिहिरकुल हुन शासक तोरमान का पुत्र था उत्तराधिकारी था। तोरमान का पुत्र का नाम क्या था? मिहिरकुल था। मिहिरकुल की बात अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। मिहिरकुल की बात करेंगे तो अत्यंत क्रूर और कैसा शासक था? अत्याचारी शासक था, ठीक है। अत्याचारी। चीनी यात्री हुएनसोंग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश, ठीक है, नरसिंह गुप्त वालादित्य ने, ठीक है, लगभग 528 ईस्वी या कुछ स्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में तत्पश्चात मालवा नरेश यशो वर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह से पराजित किया गया, ठीक है। तो मिहिर कुल को किसने पराजित किया? यशो वर्मन। यशो वर्मन ने, ठीक है। कुछ मतलब अगर चीनी यात्री हुएनसोंग की बात करें तो मंदसौर अभिलेख से साक्ष्य ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरसिंह गुप्त वालादित्य लगभग 528 में तथा कुछ स्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में तत्पश्चात, ठीक है, मालवा नरेश यशोवर में दोनों ने मतलब क्या किया था? मिहिरकुल को मतलब पराजित किया था, जो कि किसका पुत्र था? तोरमान का पुत्र था। बहुत ही अत्यंत ही दुराचारी और मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुराचारी और क्रूर शासक था। अत्यंत क्रूर। ध्यान में रखेंगे।
गुप्त काल में बंगाल में त्राम लिपि एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। अगर पूछा है गुप्त काल, ये कई बार पूछा है एग्जाम में, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह का नाम, रामलिप्ति। तो आप लोग बोलिए। रामलिप्ति। रामलिप्ति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जहां से उत्तर भारतीय व्यापार और साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमित्रा तक व्यापार आपकी होती थी, ठीक है। बात करेंगे पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? भरोच था। कौन था? भरोच। भरोच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था, ठीक है। तो पूर्व में क्या था? पूर्व में क्या था? बंगाल में तामलिप्ति, ठीक है। पश्चिम में क्या था? भरोच था। पूर्व में ही था ना, ठीक है। ये वाला ध्यान में रखिए, कई बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। बंगाल का एक प्रमुख बंदर जहां से उत्तर भारतीय व्यापार साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया में भी व्यापार होता था, ठीक है। तो बंगाल में आपका तामलिप्ति था। गुजरात में बात करेंगे तो कौन था? भरूच था। भरोस। भरूच को भृगी कच्छ भी कहा गया है, ठीक है, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। बीपीएससी यहाँ से प्रश्न बनाता है, ठीक है। श्रेणी किसका समूह था? अर्थव्यवस्था का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। व्यापारियों का श्रेणी था। किसका श्रेणी था? व्यापारी का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये संगठन व्यापारियों द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों के अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। यहीं से प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। श्रेणियों को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों को वेतन दिए जाते थे, दिए जाते थे। काम करने के नियम, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा के श्रेणी के संचालन पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी, ठीक है। यही स्टेटमेंट में पूछकर बीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है। समझ में आया जी सर। कि नहीं समझ में आया? बोल क्या नहीं रही सभी आदमी, सभी लोग बोलिए। चलिए, जी सर। गुप्त काल में बोलने से क्या होता है? ठंड नहीं लगती है, ठीक है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। पूछेगा गुप्त काल में कौन सा स्थान जो था वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो क्या बताएंगे? गुजरात था, गुजरात, बंगाल था, बंगाल, दक्कन था, तमिलनाडु था। ये सारे के सारे वस्त्र उत्पादन के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो वस्त्रों उद्योग, ठीक है, गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र की बात रामलिप्ति थे, ठीक है। भृगु कच्छ थे। भृगु कच्छ को क्या बोलते हैं? भरोच। पश्चिम भारत का बंदरगाह। भरूच था। बहुत गुजरात अरकामेडु की बात करेंगे, कावेरी पट्टनम की बात करेंगे, मुजरिस की बात करेंगे, प्रतिष्ठान की बात करेंगे, सोपारा की बात करेंगे, बारबेरिकम की बात करेंगे। कौन भाग गया? एक आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, प्राचीन भारत की चरम परिणति, ठीक है, चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। धन्वंतरी की बात करेंगे, ठीक है। धन्वंतरी की बात चंद्र द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कोई भी भागा 11 आदमी में से रिमूव कर दूंगा, जो भी भागेगा आज तो समझ जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो लोग आके सब पे सब पढ़ेंगे जबरदस्ती। जो भी भागा रिमूव हो जाएगा। जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक कोई नहीं भागेगा। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछता है। चरक एवं सुश्रुत की बात करेंगे तो ये आयुर्वेद तथा चिकित्सा से जानते हैं, ठीक है। अभी आप लोग जानते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, क्या होता है वो प्लास्टिक, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी को जो चीर फाड़ जो करता है, ऑपरेशन होता है ना, सुश्रुत उस समय कर दिया था से बहुत साल पहले, ठीक है। धन्वंतरी की बात करेंगे तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के क्या थे? प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती की रचना की थी। पूछेगा सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। कौन थी? भास्कराचार्य, ठीक है। इनका नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। इनके इन ग्रंथों में, ठीक है, इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पे आपको देखने को मिलता है प्रकाश डाला गया है, ठीक है। आप चलेंगे 5वीं सदी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमितीय ज्यामिति, साइन, ठीक है, कोज्या को, ठीक है, कोसाइन जिनको कहते हैं, ठीक है, उत्क्रम जायक है, ठीक है, इनवर्स साइन के सिद्धांतों का ज्ञात हो चुका था। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट ये इनका प्रमुख उल्लेख है। अगर पूछेगा सूर्य सिद्धांत किनका है? आर्यभट्ट का। भास्कराचार्य का। हट। तो आर्यभट्ट का था उसका। आर्यभट्ट का, ठीक है। आर्यभट्ट किनका है? आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट का ये। ठीक है, 7वीं शताब्दी ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत किसका था? ब्रह्मदत्त का था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। सिद्धांत शिरोमणि लीलावती किनका था? भास्कराचार्य का। भास्कराचार्य का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझे।
5वीं सदी भारत में त्रिकोणमिति में जया, कोज्या, कोसाइन, ये सारी चीज का जया, जया का मतलब साइन था, ठीक है, कोज्या का मतलब कोसाइन था, कॉस। उत्क्रम जया का मतलब इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट में इनका उल्लेख है, ठीक है। 7वीं शताब्दी बात के सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट की बात की किनका है, तो आर्यभट्ट का, ठीक है। बात करें 7वीं शताब्दी ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती है, ठीक है। समुद्रगुप्त की 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती है, ठीक है। गरुड़, धनुधारी, चंद्रगुप्त प्रथम के प्रकार, चक्र प्रकार, परशु, अश्वमेध, व्याघ्रहनन तथा बिना वादन प्रकार है, ठीक है। सबके सब क्या है, ठीक है। ये 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा है, ठीक है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या बोला जाता है, दिनार कहते हैं, जबकि चांदी की मुद्रा को क्या बोलते थे, रूपक। रूपक बोलते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुप्त काल में स्वर्ण की मुद्रा को दिनार कहते थे, चांदी की मुद्रा को रूपक कहते थे। चीनी जाति फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे, ठीक है। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल की बात है, राजस्थान का भरतपुर का बयाना है, ठीक है। इनके द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। गुप्त शासक ने चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा, ठीक है, सप्रथम सिक्के जारी किए, ठीक है। सती प्रथा का प्रथम, ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें एरन से प्राप्त होता है। यह अभिलेख कब का है, 510 का है, कब का है, 510 ईस्वी का, ठीक है। जिसमें गोपराज नामक सेनापति के स्थिति का सती होने का आपको उल्लेख आपको देखने को मिलता है। गुप्त साम्राज्य में वेतन का कारण थे, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण था हून आक्रमण, प्रशासन का समांतीय ढांचा आदि, ठीक है। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुआ। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया, वहां के, ठीक है, आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हुएनसोंग के आगमन तक गांव बन गया था। कब बन गया था, आगमन तक। जब हुएनसोंग पाटलिपुत्र पहुंचा, ठीक है, तो पाटलिपुत्र बहुत ही समृद्ध नगर था, लेकिन अब ये गांव बन गया था, ठीक है। मथुरा जैसा प्रमुख नगर, कुम्हार, सोनपुर, सौगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हरास के ही प्रमाण प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। मतलब ये लोग पतन की ओर चलाया था, ठीक है। गुप्त काल में कला और साहित्य को ही प्रगति के आधार पर, ठीक है, इस काल को मतलब प्राचीन भारत का स्वर्ण मतलब गोल्डन एज, गोल्डन युग या फिर गोल्डन पीरियड कहते हैं, ठीक है। अजंता की 3 गुफाएं 16वीं, 17वीं, 19वीं, ठीक है, गुप्तकालीन मानी जाती है। इनमें 16वीं और तथा 17वीं गुफाएं बिहार तथा 19वीं गुफा चैत है, ठीक है। 16वीं, 17वीं, 19वीं गुफाएं की बात करेंगे कैसी है, तो गुप्तकालीन है, 16, 17, 19, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुप्तकालीन गुफा है जिनमें से 16वीं तथा 17वीं गुफाएं बिहार है, जबकि 19वीं गुफाएं की बात करेंगे चैत्य है, ठीक है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। किसने दिए, गुप्त वंश के शासकों ने क्या किए, मंदिर एवं ब्राह्मणों को बिल्कुल मंदिर एवं बात करेंगे तो इन्होंने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान मिले। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, ठीक है। तो बात करेंगे, ध्यान में रखना है, गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग मतलब क्या देना पर राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः क्या होता था, षष्ठांश होता था। षष्ठांश का मतलब 1/6। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया, ठीक है। प्राय सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर की बात के ऊपर का 6ठा भाग होता था, 1/6 होता था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर तो, ठीक है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या बोलते थे, उनको बोलते हैं विद कभागम, क्या बोलते थे, विद कभागम तथा उद कभाग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या बोलते थे, विद कभागम तथा उद कभाव कहते हैं, ठीक है। हिरण्य मौर्य काल में लिए जाने वाला नगद कर था, इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में लिए जाने वाला हिरण्य क्या था, नगद कर था। हिरण्य की बात करें क्या था, एक प्रकार का नगद कार्य था, जो कि मौर्य काल में लिया जाता, ठीक है। गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए, ठीक है, कैसा शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। रेशम के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, कौशय, क्या कौन सा शब्द है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कौशय शब्द का प्रयोग होता था आपको किसके लिए, रेशम के लिए। 3री शताब्दी में, ठीक है, 3री शताब्दी में बारलंग में लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था, ठीक है। 3री शताब्दी में बारलंग किस लिए प्रसिद्ध है, बारलंग लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रीलिंग और क्षुद्र प्राकृत भाषा बोलते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों स्त्रीलिंग और क्षुद्र जो थे, किस कौन सा भाषा बोलते थे, स्त्रीलिंग और क्षुद्र, ठीक है, प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि उच्च प्राकृत
उच्च वर्ण के लोग कौन सा भाषा बोलते थे? उच्च वर्ण के लोग की बात करेंगे संस्कृत भाषा बोलते थे, ठीक है। क्षुद्रक की एक रचना जिनको की क्या बोलते हैं? मिश्र कटिकम। क्या बोले? क्षुद्रक की रचना कौन सी है? मिश्र कटिकम, ठीक है। इसमें गुप्तकालीन शासन व्यवस्था पर, ठीक है, नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है आपको इस ग्रंथ में, ठीक है। मिश्र कटिकम का मतलब क्या होता है? मिश्र कटिकम का मतलब क्या होता है? टूटी हुई मिट्टी का खिलौना गाड़ी। मृच्छकटिकम कटिकम का मतलब क्या होता है? मिट्टी का खिलौना गाड़ी, ठीक है। ध्यान रखिए, किसने लिखा था? क्षुद्रक ने लिखा था। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण की बात करेंगे। चारुदत्त नामक ब्राह्मण शर्थवा, जिसका नाम क्या था? चारुदत्त नामक ब्राह्मण शर्थवा एक गणिका की पुत्री बसंत सेना की प्रेम कथा के शब्दों का रूप में दिखाया गया है, ठीक है। अब चलेंगे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का, ठीक है, राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव भी करते थे। शतरंज की खेल की बात करेंगे तो भारत में, ठीक है, गुप्त काल के दौरान उद्भव हुआ था। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शतरंज का खेल भारत में कब आया? तो गुप्त काल के दौरान। इसे किस नाम से जानते थे? इसे चतुरंग के नाम से जानते थे। किस नाम से? चतुरंग। भारत से ये कहाँ पहुंच गया? ईरान पहुंच गया। ईरान से कहाँ पहुंच गया? तो यूरोप चला गया, ठीक है। भारत से कहाँ चला गया? ठीक है, ईरान चला गया। ईरान से कहाँ चला गया? यूरोप। यूरोप चला गया। अब चले प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम की बात, वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसे सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो वाकाटक वंश का बात करेंगे तो प्रवरसेन प्रथम का नाम याद रखिएगा, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया, ठीक है। इसके इसके साथ ही उनके अनेक वैदिक यज्ञ भी किए गए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उन्होंने सेतुबंध की रचना की, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, सेतुबंध की रचना किसने की थी? क्या बोले? सेतुबंध की रचना प्रवरसेन प्रथम या फिर प्रवरसेन द्वितीय, किसने किया था? तो प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध की रचना की थी, ठीक है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? महर्षि कपिल ने, ठीक है। ध्यान में, सांख्य पुनर्जन्म जन्म तथा आत्मा के आवागमन में सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन की बात करें, इसमें पुनर्जन्म का भी कहानी है, ठीक है। आत्मा के आवागमन के भी आपको सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण बनाया गया, ठीक है। मतलब अज्ञानता ही मतलब क्या है? दुखों का कारण है। तथा विवेक ज्ञान को, ठीक है, उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुबंध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। तो पतंजलि दर्शन की बात करें, किसका है? योग दर्शन किसका है? तो पतंजलि का है। 90 न्याय संप्रदाय परिवर्तन मिथिला के आचार्य, ठीक है, गंगेश उपाध्याय की युग परिवर्तन कृति, ठीक है, तत्व चिंतामणि से हुआ है, ठीक है। इसके संवर्धन के लिए बंगाल के, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या नाम है? तत्व चिंतामणि, ठीक है। जब तत्व चिंतामणि की बात करें, किसका है? ठीक है, तो गंगेश उपाध्याय की, ठीक है, आचार्य गंगेश उपाध्याय की, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, मिथिला के थे ये, ठीक है। हुआ तथा इनके संवर्धन के लिए बंगाल नवद्वीप के, ठीक है, बंगाल नवद्वीप के न्यायाधीश वासुदेव सार्वभौम, ठीक है, दिघितिकार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश तथा गदाधर, ठीक है, भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध है। भारतीय दर्शन में चवार्क दर्शन जड़वादी या फिर भौतिकवादी विचारधारा, ठीक है, का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श क्या है? याब जजवी विवेत सुख जीवेत ऋण कितवा घी पीबते, ठीक है। भस्मीभूत से देहस्य पुनर्गमन कितना, मतलब कहने का जब तक जीवित रहे सुख से जीवित रहे, उधार लेकर घी पिए, ठीक है, क्योंकि देह भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है। अगर पीना है तो घी पीना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, चाहे उधारे लेकर क्यों ना पीना पड़े, क्योंकि मतलब अगर आप मर ही जाएंगे तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होता। दैट मीन्स कहने का चवार्क दर्शन जो है, ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है। जबकि बात करेंगे कौन, क्या नाम है उनका? सांख्य दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ठीक है। आप चलेंगे, न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? गौतम था। न्याय दर्शन का प्रवर्तक की बात करें, कौन था? गौतम था, ठीक है, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है, ठीक है। न्याय का शाब्दिक तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों तथा तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया। कितनों का स्वीकार किया गया? 16 का किया गया, ठीक है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ की बात करें, गौतम कृत न्याय सूत्र है, ठीक है। तो गौतम ने क्या लिखा? न्याय सूत्र लिखा, ठीक है। तो न्याय दर्शन की बात करें गौतम के। सांख्य दर्शन की बात करेंगे कपिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे योग दर्शन की बात करेंगे पतंजलि हो जाएगा, ठीक है।
क्रम का सिद्धांत मीमांस दर्शन में संबंधित है, ठीक है। इसे पूर्व मीमांस, कर्म मीमांस, धर्म मीमांस भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? जैमिनी, जैमिनी ने पूर्व मीमांस का प्रतिपादन किया, ठीक है। अगर पूछेगा पूर्व मीमांस किसका है, तो ध्यान में रखेंगे जैमिनी का है। किसका ध्यान में रखेंगे? जैमिनी का है। मीमांस के प्रखरक एवं, ठीक है, उठभद्र आचार्य, ठीक है, कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूल मुखरने आचार्यों में की जाती है, और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक वैदिक दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जाता है, ठीक है। मीमांसा दर्शन वेद को, ठीक है, क्या मानता है? शाश्वत सत्य मानता है, ठीक है। मतलब वेद में विश्वास करता है, ठीक है। वेद को क्या मानता है? शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन वेद के क्रमपाठ भाग पर विचार किया गया, और उत्तर मीमांसा ने वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया, ठीक है। इन्होंने क्रम कांड पर विचार किया पूर्व मीमांसा ने, और उत्तर मीमांसा ने किस पे विचार किया? तो उत्तर मीमांसा से ज्ञान कांड पर, ठीक है। उत्तर मीमांसा की बात करें, बदरायन था। कौन था इसका? उत्तर मीमांसा का बात करें कौन था? बदरायन था, ठीक है। मीमांसा और वेदांत न्याय तथा वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय छद्म दर्शन के भाग है, ठीक है। भारतीय छद्म दर्शन में 6 दर्शन आते हैं। मीमांसा आ गए, वेदांत आ गए, न्याय आ गए, वैशेषिक आ गए, सांख्य आ गए, योग आ गए। क्या है? छद्म दर्शन है, ठीक है। तो कभी पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा भारतीय छद्म दर्शन का पाठ नहीं था? मीमांसा, वेद, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, ठीक है। क्या है? तो भारतीय छद्म दर्शन, ठीक है। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा तथा वेदांत, जिनको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, छद्म दर्शन, ठीक है, ये सारे के सारे आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। क्या होते हैं? आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्या किसे कहते हैं? जो कि वेद में विश्वास रखते हैं। आस्तिक दर्शन का मतलब क्या? जो वेद में विश्वास रखते हैं, उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। छद्म दर्शन क्या है? तो छद्म दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन है। सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो कहाँ गए? कपिल जी। योग की बात करेंगे तो पतंजलि जी। न्याय की बात करेंगे गौतम हो जाएगा। वैशेषिक की बात करेंगे कनाद हो जाएगा, ठीक है। पूर्व मीमांसा की बात करेंगे जैमिनी हो जाएगा। उत्तर मीमांसा की बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे? बद्दरायन कहेंगे। क्या कहेंगे? बद्दरायन। ये सारे के सारे क्या? छद्म दर्शन है। छद्म दर्शन किसमें विश्वास करता है? तो वेद में विश्वास पर करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इनको आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आस्तिक बोलते हैं। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की प्रकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेद का अंत। क्या होता है? वेदांत का क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का वेद का अंत होता है। वैदिक विचारधारा की प्रकाष्ठा है। वेदांत दर्शन के 3 आधार है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ठीक है। इन्हें वेदांत दर्शन की, ठीक है, प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कौन है? 3 है। कौन है? उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, और क्या अंतिम में भगवत गीता है। कई सूक्ष्म वेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय और इसके प्रवर्तक है। जैसे बात करेंगे शंकराचार्य की बात करेंगे तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद हो गया, रामानुज जी का विशिष्टाद्वैतवाद हो गया, मध्वाचार्य का द्वैतवाद हो गया, ठीक है। ये भी पूछा जाता है शंकराचार्य ने कौन सा वाद दिया? तो क्या बताएंगे? अद्वैतवाद दिया। क्या दिया? अद्वैतवादी है। रामानुज ने कौन सा दिया? विशिष्टाद्वैत ने दिया, ठीक है। मध्वाचार्य ने क्या दिया? तो द्वैतवाद दिया, ठीक है। तीनों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुज की बात करें विशिष्टाद्वैत, ठीक है। मध्वाचार्य की बात करें द्वैतवाद। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश, पुराने का चंद्रवंश, ठीक है, या फिर सोमवंश। क्षत्रिय वन के 3 मूल वंशों की बात करेंगे, ठीक है। ये सूर्य वंश या फिर अग्निवंश में था, ठीक है। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कहाँ था? त्रेतायुग में प्रयाग था। कहाँ पे था? चंद्रवंशी शासकों का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चंद्रवंशी शासक, इनको सूर्यवंश भी कहा जाता, अग्निवंश भी कहा जाता। इनका मूल स्थान कहाँ था? कहाँ था इनका मूल स्थान? ठीक है। त्रेतायुग में प्रयाग था, ठीक है। त्रेतायुग समझते कौन सा था? त्रेतायुग, त्रेतायुग में ही श्री रामचंद्र प्रभु का जन्म हुआ था, ठीक है। परंतु प्रलय के पश्चात, किंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में, ठीक है, चंद्रवंशीय शवारन के, ठीक है, प्रतिस्थानपुर, ठीक है, प्रति क्या लिखा हुआ है? प्रतिस्थानपुर वर्तमान सूची इलाहाबाद की राजधानी की स्थापना की, ठीक है। तो द्वापर युग में किनका जन्म हुआ था? द्वापर युग में कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अग्निकुल, अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो था कौन था? प्रतिहार था। कौन था? प्रतिहार था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने का इतिहास में से प्रतिहार को क्या कहा गया? तो गुर्जर प्रतिहार कहा गया, ठीक है। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है, ठीक है। तो गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख आपको किसमें देखने को मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में आपको देखने को मिलता है। बाणभट्ट ने हर चरित्र में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर पटिहार वंश का संस्थापक की बात करें, नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। ये जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है। किससे पता चलता है? ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है। उसने मलेच्छ शासक, ठीक है, विशाल सेना को नष्ट कर दिया। उसने मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था। संभवतः सिंध का अरब सागर था। सिंध का क्या था? अरब शासक था।
अब चलेंगे इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की मतलब क्या की रक्षा की थी। ठीक है, राजपूत वंश की स्थापना 736 में होता दंती दुर्ग ने की। इसे उन्होंने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाई। राजपूत ने राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी मान्यखेट को बनाई थी। किसने बनाई थी? तब मान्यखेट को राजधानी बनाई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उन्होंने, ठीक है, हिरण्यगर्भ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है उज्जैनी में उन्हें हिरण्यगर्भ में यज्ञ करवाया। ठीक है, राजपूत राजा अमोघवर्ष, राजपूत राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म की बार 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भाबर नामक स्थान पर, ठीक है, सैनिक छावनी में हुआ था। ठीक है, इस समय इनके पिता राजपूत राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद मतलब वापस लौट रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोग को। हाँ, राजपूत वंश की स्थापना 736 में दंती दुर्ग ने की थी। इसने मानेकोट को अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने, ठीक है, हिरण्यगर्भ, ठीक है, महादान यज्ञ करवाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजपूत राजा अमोघवर्ष का जन्म, ठीक है, राजपूत राजा अमोघवर्ष का जन्म 800 ईसा पूर्व नर्मदा नदी के किनारे श्री भावर नामक स्थान पर सैनिक छावनी में। इस समय उसके पिता राजपूत राजा, ठीक, गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों से वापस लौट रहा था। मौखरी गुप्त शासकों के सावंत थे। ठीक है, मूलतः गया के निवासी थे। ठीक है, ध्यान रखें। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, शर्व वर्मा और ग्रह वर्मा था। ठीक है, इससे ग्रह वर्मा का नाम याद रखिएगा, आगे चल के ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आता है। ठीक है, कौन से मौखरी शासक थे ये? हर्ष के समय की विस्तृत रचना इसके दरबारी कवि बाण भट्ट ने, ठीक है, हर्ष से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ रचनाएं कल्हन कृति राज तरंगिणी में भी आपको देखने को मिलती है। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों के साथ कनौज के राज्य सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, हर्ष एवं राजश्री दोनों, राजश्री कौन थी? हर्ष की बहन थी। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज हस्तांतरित कर लिया ताकि वह राज्यश्री के प्रशासनिक कार्य में पूरी सहायता प्रदान कर सके। अन्य धर्मों से, ठीक है, महायान उत्कृष्टता सिद्ध होने के लिए हर्ष ने कनौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बनाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों तथा आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता कौन कर रहा था? ह्वेन ने की थी। साथ ही हर्ष के समय, ठीक है, प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह आयोजन होता था, जिसे महा महा क्या बोलते थे? महामोच परिषद कहते थे। ह्वेनसोंग स्वयं छठे समारोह में मतलब क्या किया था? वो उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा भी सम्मिलित हुए थे। हर्ष के विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में युद्ध क्या अवश्य भावी हो गया, मतलब अब युद्ध होना एकदम जरूरी ही हो गया। नर्मदा के तट पर दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति में ह्वेनसोंग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य है। ठीक है, एहोल प्रशस्ति की बात करें, इसका राइटर कौन है, इसका लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। ठीक है, हर्षवर्धन के समय की सफलपूर्ण घटना, ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसोंग के भारत यात्रा की है। उसने तांग शासकों की राजधानी ठीक चंगन, चीन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। अपनी यात्रा के ऊपर, ठीक है, उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सीयू की। ठीक है, इसने भीनमाल की यात्रा की। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेनसोंग के अनुसार सड़कों का आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध होने पर अग्नि, जल, विष आदि द्वारा, ठीक है, दिव्य परीक्षा ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री और वस्तुओं आदि पर भी मतलब कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। ह्वेनसोंग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था। किसका समकालीन था? ताइसुंग का समकालीन था। इसी राज्य का नागरिक था। 637 ईस्वी में ह्वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय, इस समय यहाँ का कुलपति की बात करें आचार्य शिलभद्र थे। ठीक है, ह्वेनसोंग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी की बात करेंगे रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे उल्टा कर देगा, यहाँ पे उल्टा कर देगा। कैसे उल्टा करेगा? तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी में क्या मिलता है, ध्यान में रखिएगा। तो मथुरा की बात करेंगे सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी की बात करेंगे रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बीपीएससी वाराणसी में रेशम कर देगा, ठीक है, जो वाराणसी में क्या बोल देगा, कॉटन कर देगा, मथुरा में रेशम कर देगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको गलती नहीं करेंगे। ह्वेनसोंग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। बाद ने, ठीक है, बाद ने थानेश्वर नगरी के अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बनाया था। ठीक है, बाद ने थानेश्वर नगरी के अतिथियों के लिए क्या बनाया था? चिंतामणि भूमि बनाया था तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बनाया था। ठीक है, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों का आकर्षक का केंद्र बन गया। ठीक है, क्या बन गया? हर्ष की मृत्यु के बाद बात करेंगे, कन्नौज विभिन्न शक्तियों का आकर्षक का केंद्र बन गया। इससे मतलब महोदया, क्या बोलते हैं इसे? महोदया। ठीक है, महोदया, महोदया श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया। अतः इस पर
अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच में क्या हुआ, त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गए। ठीक है, 8वीं 9वीं, ठीक है, 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष से, ठीक है, अंततः परिधारों का मतलब क्या हुई, सफलता मिली। चीनी जाति की बात करें, चीनी जाति इत्सिंग जब वो युवक था, ठीक है, चीनी जाति की बात करें, इत्सिंग जब वो युवक था, ठीक है, उस अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा के पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वो दक्षिण में समुद्री मार्ग से होकर भारत और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। ठीक है, प्राचीन काल में चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख की बात करेंगे इंतु इंतु तथा थियांतु नाम से किया है। किस नाम से किया है, भारत का नाम इंतु और थियांतु के नाम से किया। नंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा, ठीक है, 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। ये भारत का बौद्ध मत के पतन का अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय का स्थापना बंगाल के शासक पाल वसी किसने करवाया था, विक्रमशिला का धर्मपाल ने करवाया था। जबकि नालंदा का स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त ने करवाया था। किसने, कुमारगुप्त ने। ठीक है, शंकराचार्य ने शंकराचार्य को शंकर श्री, शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव में कलाडी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इसका विवरण इस प्रकार है। श्रृंगेरी मठ आपको कहाँ पे मिलता है, कर्नाटक में मिलेगा, दक्षिण में। अब आते द्वारका मठ की बात की, गुजरात में मिलेगा, पश्चिम में मिलेगा। पुरी में आपको, ओडिशा में मिलेगा, जिसको जगन्नाथ के नाम से जानते हैं, पूरब में है। तथा ज्योति बात करेंगे, ज्योति मठ की बात करेंगे, जोशी मठ उत्तराखंड में देखने को मिलता है। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं। जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में 4 धाम कौन है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, शिलकियारा सुरंग जो बन रहा था अभी हाल फिलहाल में, जहां पर मजदूर फंस गए तो 4 धाम के लिए ही बन रहा था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बजाया, ठीक है। आप चलेंगे क्वेश्चन, कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ठीक है, क्या होगा पहला कैंसर, 319 से 500 मिस सुरभि फिर से रिमूव होना है ना सर? नहीं, ऐड होने के बाद कभी क्लास नहीं की। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन है। बीच में अगर भागी तो रिमूव हो जाएगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन करके जाएगी। ठीक है, अब सबका आंसर बताना है। सबसे पहले गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था, क्या बताएंगे, 319 से लेके, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 500 ईस्वी तक। 575 कहीं कहीं पे दिया रहता है। ठीक है, 550 होता है, कहाँ पे होता है, 319 में आए थे। ठीक है, 550 तक अप्रोक्स में शासन किए। ठीक है, ध्यान में रखिए। इस वंश का स्थापना करने का श्रेय श्रीगुप्त को जाता है, किंतु इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था, ध्यान में रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे, हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। जो इंपॉर्टेंट है बता रहे। इस प्रश्न से आपके दरोगा के जो भी एग्जाम है, बिहार एसएससी के एग्जाम है, 2 से 3 क्वेश्चन सीधा सीधा गुप्ता से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं इसलिए शुरू से ही बोल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से किसने 4 अश्वमेध ये करवाए थे, परवेर सेन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, परवेर सेन प्रथम ने करवाया था। कितने अश्वमेध, 4 करवाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल 4 करवाया था। ठीक है, और इसने मतलब, ठीक है, इसी का मतलब, इसका अगला शासक, इसी वंश का एक शासक था, इसका नाम परवेर सेन द्वितीय। उसने कौन सी रचना की थी, सेतुबंध की रचना की थी। किसने की थी, सेतुबंध की रचना की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी, समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त के कहते हैं। ठीक है, और किसने कहा है, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा। किस पुस्तक में कहा है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे, तो सेम क्वेश्चन। ठीक है, समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस अन्य नाम देवगुप्त था, देवगुप्त की बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्र भी इसको कहते थे। ठीक है, ध्यान में, महरौली का स्तंभ जो है ना, वहां पे चंद्र ही लिखा हुआ है। ठीक है, इनको देवराज बोलते थे, देवश्री बोलते थे, और देवगुप्त भी बोलते थे। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि किसने थी, समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम ने। परम भागवत की उपाधि धारण की, समुद्रगुप्त ने धारण की। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा परम भागवत की उपाधि के द्वारा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न, यहाँ पे दिक्कत हो जाए। नालंदा एवं गया ताम्रपत्र के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक थे जिसे परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ज्ञात हो कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला नाम, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लोकसभा आयोग ने भी इसी प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी देख लीजिएगा, समुद्रगुप्त भी देख लीजिए, सेंट में क्या भी ऑप्शन होता समुद्रगुप्त है। ही देता है। समुद्रगुप्त ही है। ठीक है, परम भागवत को उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त था। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखिए किससे संबंधित है, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख अशोक से भी संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे एक शासक और भी होता है, जहांगीर से भी संबंधित है। ठीक है, बीरबल का भी नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसे संस्कृत भाषा में लिखा गया? देखिए जो भी प्रशस्ति जो रहे ना, प्रशस्ति का मतलब ही मतलब क्या होता है? प्रशंसा होता है। इलाहाबाद अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त। अब आते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं और भी कुछ प्रश्न है। बात करें समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, कौशल के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल का शासक का नाम की बात की क्या था? तो उनका नाम था महेंद्र था। क्या नाम था? महेंद्र था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति 9वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राजाओं तथा उसके राजाओं के नाम आपको देखने मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। दक्षिणापथ के राजाओं को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, फिर ठीक है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपया करके उन्हें स्वतंत्र भी कर दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो जहांगीर का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अकबर इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद किले में स्थापित करवा दिया था। ठीक है, इसमें जहांगीर का एक लेख रानी का अभिलेख है, वो अशोक द्वारा कौशाम्बी के ठीक है महापत्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। ठीक है, पृथ्वी तथा वीर की उपाधि किसने धारण की? तो समुद्रगुप्त ने धारण की थी पृथ्वी तथा वीर की उपाधि। ठीक है, इतिहासकार का नाम क्या? तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपेरियल गुप्ताज में उन्होंने इस बात को व्यक्त किया है। ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, उसने देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना की। क्या ये बात सही है? देवी चंद्रगुप्तम, ध्यान में रखेंगे। वो प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, ये भी सही है। ठीक है, इसका सही का 1 और 3 सही होगा। देवी चंद्रगुप्तम की रचना इसने की थी। देवी चंद्रगुप्त किसने लिखा है? विशाखदत्त या बाणभट्ट। बिल्कुल, देवी चंद्रगुप्त नाटक विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा? विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया। अब मिलाइए। अरे बाप रे, ये जो 12 को जो राजा जो था ना, जो समुद्रगुप्त ने जीता था। ठीक है, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन राजा जो थे दक्षिणापथ वाले, उन्हीं का नाम है। ठीक है, धनंजय जो था कुस्त क्या नाम है? कुस्तलपुर का, नीलराज अवमुक्त का, उग्रसेन की बात करेंगे पालक्का का, विष्णुगुफा की बात करें कांची का शासक था। ठीक है, ये दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पहले हराते हैं, लेकिन बाद में उनके राज्य को उनको फिर से लौटा भी देते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दिल्ली की कुब्बतुल मिस्ना मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो बात करें किसकी स्मृति? चंद्र का मतलब क्या था? चंद्रगुप्त का। चंद्र का मतलब क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, महरौली का लौह स्तंभ की बात करेंगे, इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए काफी दुनिया का ध्यान अपने तरफ आकर्षित किया है। ठीक है, इस स्तंभ के शीर्ष पर मतलब क्या है? विष्णु के वाहन का ठीक है गरुड़ चिन्ह अंकित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण के लिए अत्यंत विचलित हुआ? ठीक है, गुप्त। ठीक है, ध्यान में रखेंगे गुप्त। ठीक है, सबसे पहला स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त आक्रमण आपको देखने को मिलता है, जो स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाद हुनों के भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। ध्यान रखें, निम्नलिखित में से गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त कर ली, तो कहा गया? स्कंदगुप्त हमारे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे स्कंदगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य ने हुनों को पराजित किया, फिर से स्कंदगुप्त। ठीक है, जिसने किस हुनों को? फिर से स्कंदगुप्त। ये भीतरी स्तंभ लेख में। ठीक, किससे प्राप्त होता है? ठीक है, स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, किसमें? भीतरी स्तंभ लेख में। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त? उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील के भीतरी नामक स्थान से मिलता है आपको। ठीक है, इसमें पुष्यमित्र और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। उल्लेखनीय है कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में स्कंदगुप्त बुरी तरह से पराजित हुए थे। ठीक है, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरीके से पराजित हुए थे। हुन
सम्राट के पतन विभिन्न कारणों से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था, तो ध्यान में रखें क्या नहीं कारण था, ठीक है, अरब आक्रमण नहीं था, ठीक है, ध्यान में हुनों का आक्रमण हुआ, पारिस्थितिकी का ढांचा भी था, उसके बाद बात करेंगे उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये भी एक रीजन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलेंगे, आगे क्या प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं, ठीक है, क्या है, शक विजेता किसे कहा गया था, शक विजेता किसे कहा जाता है, चंद्र द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है, ठीक है, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक, किसे हराया था, तो अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त करके पश्चिमी भारत को शक सत्ता का उन्मूलन किया था, ठीक है, और इसे हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की, ठीक है, शकारी की उपाधि धारण की, ठीक है, ध्यान में, शकारी का, ठीक है, दरकारी नहीं शकारी, ठीक है। और इस उपलक्ष्य में उन्होंने क्या चलाए, चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, उनके चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे, ठीक है, क्या बोलते थे, रूपक बोलते थे, क्या बोलते थे, रूपक, ठीक है, रुपयक, सोना वाला दिन ठीक है, सोना का दिनार। रजत सिक्के किसने जारी किए थे, क्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए रजत सिक्के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया, ठीक है, ध्यान में रखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, बात करेंगे, प्रतीक संबंधगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है, नहीं है, नहीं है। प्रभावती गुप्त का नासिक अभिलेख नहीं, वो पार्वती प्रभावती गुप्त गुप्त का उदय गुफा अभिलेख नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। तो कौन सा ये, कुमार नासिक गुप्त का अभिलेख नहीं मंदसौर है। सही है, प्रतीक का बात करेंगे तक्षशिला अभिलेख सही है, समुद्रगुप्त का तो एरन अभिलेख सही है, ठीक है। कौन सा है, उदयगिरी अभिलेख की बात करें, प्रभावती गुप्त का नहीं है, ठीक है, कौन सा अभिलेख है प्रभावती गुप्त का, तो प्रभावती गुप्त का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रभावती गुप्त उदयगिरी का कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। आप चलेंगे, यहाँ पे शासक को मिलाना है, ठीक है, चंद्रगुप्त रानी का कुमार मिलाना है, चंद्रगुप्त ने कुमार देवी, चंद्रगुप्त का विवाह हुआ तो कुमार देवी, कुमार देवी से। ठीक है, देख लीजिए, आप चंद्रगुप्त का क्या हो जाएगा, कुमार देवी हो जाएगा, राधा गुप्त, दत्ता समुद्रगुप्त की देवी, बात करें दत्ता देवी हो जाएगा, दत्ता समुद्रगुप्त का, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे कुबेर नाग, कुमार गुप्त प्रथम की बात करें अनंत देवी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी रानियां थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त की रानी के नाम है कुमार देवी, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय का कुबेर नाग, ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम का क्या होगा, अनंत देवी, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ईसा के 3वीं शताब्दी से जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी, ठीक है, अधिक निर्भर हो गए, क्या चीज पर निर्भर हो गया, तो यहीं पे दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पे निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। अगर रोमन व्यापार समाप्त हो जाता है तो ध्यान रखें, हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए, किस पे निर्भर हो गया, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पे, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है उसको भी जरा देख ही लेते हैं, ठीक है। गुप्त काल उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है, उत्तर भारतीय ताम्रलिप्ति से होता था, ठीक है, कहाँ से होता था, ताम्रलिप्ति से होता था, ठीक है। बंगाल में था ताम्रलिप्ति, ठीक है, गुजरात में एक था जिसको नाम बरोच के नाम से जानते थे। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा बंदर गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है, ध्यान में रखेंगे, उत्तर भारतीय के लिए, तो ध्यान में रखें ताम्रलिप्ति, कौन सा बंदर का उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, उत्तर भारतीय व्यापार के लिए, बरोच भी हुआ उत्तर भारत में ना, नहीं, कोमल होगा, पश्चिम में होगा ना, पश्चिम देखिए में यहाँ पे होगा। ध्यान में रखें, ताम्रलिप्ति बंगाल का प्रमुख, जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार के लिए, ठीक है, चीन, लंका, जावा, सुमित आदि देशों का सर व्यापार होता था। बरोच था, भृगु क्षेत्र, जहाँ से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था, ठीक है, मतलब बोला उत्तर भारत का व्यापार कहाँ से होता था, इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह बरौज वगैरह ये था, ठीक है, मतलब उत्तर भारतीय व्यापार होता है, सभी जगह से उत्तर भारतीय, मतलब ये बंदरगाह का लोकेशन नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा उत्तर भारत के साथ व्यापार किसके साथ होता था, सबके साथ होता था, सारे ही उपयोग होते थे, उपयोग किया जाता बिल्कुल था, सारे ही उपयोग होते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये लोकेशन नहीं पूछ रहा, उत्तर में कौन था, ये ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा। भारत में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के उसकी आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है, क्या बताएंगे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, निम्नलिखित में कौन सी बंगाल की खाड़ी के उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या आपको देखने को मिलती है। प्राचीन काल में तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरे की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध, इस उद्देश्य से दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों ब्राह्मण पुजारियों को बौद्ध विश्व की सदा संरक्षण दिया, बंगाल की खाड़ी चलने वाली मानसून हवाओं, ठीक है,
बी वाला होगा। और जो बंगाल था की खाड़ी बी में वाला होगा। जाने वाली इस संबंध मानसून। में, ठीक है, ये तथा विद्वान ने विश्वसनीय ठहराना है, ठीक है। सी इसका सही आंसर है। लिया, सी लिया है। क्या है सी? अच्छा, मानसून हवा। मानसून ठीक हाँ है, बंगाल की यात्रियों खाड़ी को से चलने वाली सुगम मानसून बना। हवा से समुद्री यात्रियों को सुगम बना दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, भारत की ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक, ठीक है, सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसून हवाओं द्वारा समुद्री यात्रा सुगम होता तथा सर्वाधिक प्रयुक्त उत्तर सी है। इसका आंसर पढ़िए, ये बोले थे ध्यान से पढ़ने के लिए। पढ़िए, हम बोले भी थे इसे प्रश्न पूछा हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। किसमें पूछा है? आईएएस में पूछे हुआ है। श्रेणी के सामने पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? तो हम तो सो लेते हैं। पढ़िए प्राचीन पढ़िए। भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हम्म तो पहला में है प्रत्येक हम्म प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। और दूसरा में श्रेणी वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। और तीसरा में श्रेणी का अपने सदस्यों का न्यायिक अधिकार था। तो तीनों सही होगा। दो नहीं, तीन सही दूसरा और होगा। तीसरा पहला पहला। राज्य पढ़वाना गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं होता पहला था गलती है ना। यस सर। अभी तो बोले थे इसको ध्यान से देखने के लिए, बीपीएससी ऐसा प्रश्न में गलती करवाता है। हम जो प्रश्न को बोल दिए आएगा तो आएगा, ठीक है। हम लगभग हिस्ट्री के कम से कम 1 से 1.5 लाख प्रश्न का पर्सनली रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। और लगभग किस एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछता है, बोले थे ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में हमेशा आते रहता है स्टडी के संबंध में, ठीक है। और इसको एकदम रट जाइए, ठीक है। इसको भी सोल्यूशन पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आप ही लोग से पढ़वाना चाहिए, हम क्यों पढ़ते हैं? पढ़ो इस्माइल, मुंह दुख जाता है मेरा। क्या सॉल्यूशन? हम्म प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपना हम्म सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों हम्म के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, हम्म मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी हम्म का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियों अपने हम्म बनाती थी। हम्म स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों को काफी महत्व प्राप्त हम्म, होता था। बिल्कुल ठीक है। तो श्रेणी किसका समूह था? व्यापारी का। श्रेणी व्यापारियों चलो का। मिस्र भी आप पढ़ो इसको, बारी बारी से, जल्दी जल्दी है, तो फास्ट पढ़ना है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो बहुमूल्य मणि एवं रत्न से। दक्षिण भारत वस्त्र है, उत्पादन। हैं? गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, बहुमूल्य दक्कन रत्न है एवं ना, तमिलनाडु में बिहार स्थित मोती केंद्र और किससे ये संबंधित है? समुद्री वस्त्र इलाका उत्पादन होगा तो होगा। हो बहुमूल्य जाएगा, मणि बहुमूल्य एवं में वस्त्र उत्पादन होगा। वही तो। और बनारस से कौन सा वस्त्र मिलता था? बनारस से बनारस से रेशम। सिल्क वस्त्र, रेशम। रेशमी, ठीक है। और मथुरा से, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। कॉटन ठीक है, कॉटन मथुरा वस्त्र। से गुप्त काल में कॉटन वस्त्र, ठीक है। कैसा? सूती। चलिए ये क्वेश्चन, विषय वस्तु क्या है? मुद्रा राक्षस। हाँ पहले प्रश्न पढ़ना है। ये सबको पता है इसका आंसर डी होगा, ये फिर भी प्रश्न पढ़ लीजिए। हंसना नहीं है, प्रश्न पढ़ना जल्दी से। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? क्या है? राजकुमार और कबीली महिला की प्रेम कथा। बट नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लोग कॉन्स्पिरेसी करते थे। क्या कहते हैं? कॉन्स्पिरेसी करे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे आई लोग, चंद्रगुप्त को ही हटाने की कोशिश करते थे, ये प्लान करते थे। नाटक एक तरह का, उसको हम मुद्रा राक्षस बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये किसने लिखा है? डॉक्टर किसी जसवाल ने। विशाखदत्त ने लिखा है ना। विशाखदत्त की है मुद्रा राक्षस। विशाख दांत की मुद्रा राक्षस, ठीक है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। कौन? गुप्त काल विज्ञान। सुश्रुत। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन अपनी आयुर्विज्ञान विषय की रचना के लिए जाना जाता है, क्या नाम है उनका? ठीक है, सुश्रुत हो जाएगा। काहे गलती दिया भाई? अरे तो इसका सॉल्यूशन स्टार क्यों लगाया है ये? मतलब इसका कोई भी आंसर सही नहीं है स्टार का। मतलब सुश्रुत जो था, ठीक है, आयुर्विज्ञान के नहीं था, मुझे शल्य चिकित्सा के लिए जा। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है? सर्जरी करने और वाला। सर्जिकल सर्जन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्जरी वाला। सर्जरी। सर्जरी सर। इसलिए तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। सोल्यूशन पर ही है, स्माइल पर हो। ठीक पर सुश्रुत को स्पीकर बना देते तुमको। नहीं सर, सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। सैमिल गुप्तकालीन नाटककार थे जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में किसी के कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही उत्तर विकल्प ए माना है। इनमें क्या था भाई? शामिल करता क्या था? गुप्तकालीन दिया है नाटककार क्या था। शामिल के बारे में? और दिया नाटककार शामिल लिख गुप्तकालीन रखा है। नाटककार था। वैसा हो। तो नाटककार को ये बीपीएससी पगला गया क्या? आयुर्विज्ञान का मतलब उसको नहीं पता है क्या? होना भी चाहिए तो सुश्रुत हो सकता है थोड़ा सा। ठीक, ये पढ़िए। रचनाकार पूछ रहा है, मतलब कि उसके बारे में पुस्तक वगैरह लिखा होगा, नाटककार ही होगा तो किसी कौन बुक गुप्त में। काल में इनमें से क्षेत्र में कौन सा अपने कार्य गुप्तकाल किए? औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य किए? तो कौन कौन? कोई भी नहीं है। हाँ, क्या इसका आंसर दिया? इसका आंसर ये मान लिया है, ठीक है, नहीं ये लिया हटाइए। है, ये लिया है। आचार्य। क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका सुश्रुत प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? भास्कराचार्य धन्वंतरि का, चरका, भास्कराचार्य के नहीं है। भास्कराचार्य क्या थे फिर? ललित विस्तार लिखा था। थे। खगोल विज्ञ था, लीलावती इलेक्ट्रिशियन नहीं था। खगोल विज्ञान थे, ठीक है। पंखा और बिजली ठीक करने वाला नहीं था। नहीं था। लीलावती इनकी वाली गणित वाली है ना, मैथमेटिशियन है तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और मतलब लीलावती सिद्धांत शिरोमणि ने भास्कराचार्य ने लिखा था, ठीक है। क्या था ये? तो भास्कर प्रख्यात खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे, ठीक है। लीलावती के लेखक कौन है? तो वही भास्कराचार्य। और क्या लिखा था इन्होंने? सिद्धांत शिरोमणि भी साथ में लिखा है, ठीक है। प्राचीन, ये पढ़िए। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला में है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैली औजारों का उपयोग आम था। और दूसरा में है तीसरी शती ईस्वी के प्रारंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। और तीसरा में है 5वीं शती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा में है 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो पहले का तो गलत लग रहा है ना? नहीं, पहला दूसरा सही है गलत है। सर। दूसरा गलत है। तीसरी सदी में मानव शरीर का आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हो चुका था। तीसरी सदी, ये सती ईस्वी। गलत है ये, ठीक है। आंतरिक सॉल्यूशन सुश्रुत पढ़ ने लो। किया था ना। हाँ, लेकिन तीसरी सदी में नहीं था। सॉल्यूशन है, प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में अर्थ है गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। पांचवी
ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमितीय में जया साइन और कोज या कोसाइन और उत्क्रमजया इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इसका उल्लेख है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। बिल्कुल। भारत की यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख है। ये अस्पताल कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए नवरत्न में से कौन ज्योतिष से कौन सा था चंद्रगुप्त में? छपनक। छपनक जो था, क्या ना? छपनक। छपनक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अमर सिंह डिक्शनरी अमर कोश से। शंकु जो थे क्या थे? आर्किटेक्चर थे। वरुचि कौन थे? वरुचि क्या थे? वरुचि क्या था? चलो आगे दिया होगा। कालिदास किसके समकालीन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता था? आर्यभट्ट। नहीं, आर्यभट्ट। नशा में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार को बोलते थे, ठीक है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार कहते थे। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम क्या दिया गया था? तो ठीक है, ध्यान रखें, रजत मुद्रा का रूपक था। ये एक एक लाइन का क्वेश्चन होगा, हम पढ़ेंगे, ठीक है, बराबर आएगा तो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? किसने किए थे? सबसे पहले समुद्रगुप्त प्रथम ने किए थे, और ये शकों पे जीत के रूपक जारी किया था, ठीक है, रूपक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे। ये गुप्त काल की बात करेंगे। संस्कृत नाथ को स्त्री या क्षुद्र कौन सा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। अब ब्राह्मण वगैरह क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त संवत की स्थापना किसी गुप्त संवत के चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। कब से हुआ था? 319 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। अशोक की बात करें, नाम क्या था? प्रियदर्शी नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम की बात करें, विक्रमादित्य था। स्कंदगुप्त का नाम जो था, ठीक है, कर्मादित्य था स्कंदगुप्त का, हाँ, ठीक है, इसका ये था। चलेंगे आगे। अशोक का प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त का परमांग, ठीक है, इनका कर्मादित्य था, चंद्रगुप्त का विक्रमादित्य था, ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की प्रमुख घटना? तो गुप्त काल की। किसकी है? गुप्त काल की, ठीक है। और किस शासक में मंदिरों पर ब्राह्मणों का सबसे अधिक दान दिए थे? गुप्तों ने दिए थे। कहाँ दिए थे? गुप्तों ने दिए थे। प्राचीन भारत के किस वंश का स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त का जाना जाता है, ठीक है। किसे जाना जाता है? गुप्तों के जाना जाता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे तो क्या प्रश्न है? निम्न में से किस काल में स्त्रियों के पुरुषों की बराबरी की थी? किस काल में पुरुषों की बराबरी? इनमें से किसी भी काल में नहीं की, ठीक है। ऋग्वैदिक काल को छोड़कर किसी भी काल में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही थी। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर कितनी? 1/6। कितनी थी? 1/6, ठीक है। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कर कितनी? 1/6। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो 1/6 ही था, ठीक है। किस प्रकार की भूमि के अपराहत भूमि कहते थे? अपराहत भूमि का मतलब बिना जोती हुई जंगली भूमि को मतलब अपराहत भूमि कहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे भारत के इतिहास के संदर्भ में। कुल्याबाप या फिर द्रोणबाप सब निर्देशित करता था। क्या था? ये सारे के सारे जो था भूमि की माप थी। क्या थी? कुल्याबाप, ठीक है, ध्यान में। द्रोणाबाप की बात करें, दोनों की भूमि की माप थी। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को देते थे। किन्हें देते थे? जिसमें टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या बोलते थे? उसको बोला जाता था, ठीक है, विदक भागम। एक और भी था, विदक भावम या फिर उदक भाव कहते थे, ठीक है। हिरण्य जो था क्या था? नगद कर था। क्या था? नगद कर जो था उसको हिरण्य को कहते थे, ठीक है। इसी शताब्दी में बालक प्रसिद्ध था। भाई क्यों प्रसिद्ध? नहीं, टैक्स कर जो दिया जाता था ना, कर जो देते थे, इसको ऊपर निकाह को, हाँ, एक्स्ट्रा टैक्स मतलब ज्यादा पैसा आने पे। नहीं, ऊपर निकाह जो था ना, भूमि जो था ना, ये ऊपर निकाह कर था ना, जो भूमि पे रहने वाले लोगों से लिया जाता, देखने लगे हो। ऊपर निकाह भूमि पर अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। उसको फाजुल बोलते थे। उस समय नहीं था ना, उस समय था, ठीक है। फाजुल बोलते थे। कब था वो?
कब था? ठीक है, सल्तनत काल के समय में था। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा? भारतीय गुप्त राजवंश के सके समय नगर घाटशिला कदूरा चौल किस लिए विख्यात है? चौल किस लिए विख्यात है? सबके सबकी बात करेंगे तो विदेशी व्यापार करने वाला विदेशी बंदरगाह थे। व्यापार चौल, कदूरा, घाटशाला। ठीक है, अब आगे था टोरबान किसका शासक था? ध्यान में, हून। टोरबान किसका था? हून का था। ठीक है, निम्नलिखित में किसने हून शासक मिहिरगुल को पराजित किया? मिहिरगुल को किसने पराजित किया? तो ध्यान में, यशोवर्मन में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चीनी यात्री किसने 6ठी शताब्दी में भारत पे दर्शन किया? चीनी 6ठी शताब्दी में कौन आया था? सुंग योंग आया, 618 में आया था। सॉरी, 518 में आया था, 618 बोल रहा हूँ। सुंग योंग कब आया था? 518 में आया था। ठीक है, चीनी यात्री सुंग योंग के भारत की यात्रा की बात करेंगे, कब था? 1518 से 518 15 से 20 हो जाएगा। 1515 से 1520 लिया है। ठीक है, ये लिया है। ठीक है, 518 से 521 तक भारत की यात्रा की थी। ठीक है, 3 वर्ष की यात्रा किया था। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारियों का दावा करते थे। उनका प्रशासन निर्यात केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तार। ऑल सही, सारे के सारे सही। दूसरा गलत है, एक उनका ही नहीं, प्रशासन दूसरा गलत है, केंद्रीकृत केंद्रीकृत था। नहीं था, फेडरल फेडरल था वो, मतलब संघ। राजतंत्रात्मक था। अलग राजतंत्रात्मक और केंद्रीकृत कह सकते हैं, क्या गलती लिया है? राजतंत्रात्मक, राजतंत्र, प्रजातंत्रात्मक, संघात्मक था, लिख तो रहा है। पहले आगे चल, गुप्त संघात्मक लो पर आगे बढ़ा को है। इस्माइल, तुम्हारा चांस है। गुप्त काल के दौरान भारत में बाल श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। और बी में यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में अरे इतना पूर्णतः नहीं पढ़ना। बिष्टी जो था ना, इसको ना बलाश्रम कहते थे। पैसा नहीं देते थे, काम करके चुकाना पड़ता था। इस ऑप्शन कौन सा है? मेहनत करके। ये पहला चौथा वाला हो जाएगा, पहला चौथा। ये राज्य के द्वारा दिए आयकर के जनता द्वारा दिए जाने वाला एक कर माना जाता था। ठीक है, इसको ना मेहनत करके चुकाना पड़ता था। नहीं, आंसर क्या लिया है ये? वही होगा। ठीक है, पढ़िए ना, इसमें लिखा होगा। पढ़ो, इसमें पढ़ो। कितना लंबा है? चंद्रगुप्त द्वितीय इसीलिए तो के दिए पढ़ने के लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में बिष्टी, बेगार, बालाश्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। यद्यपि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में वह विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पों एवं कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना होता था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में सबसे ज्यादा प्रचलित था। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकार जैसा नहीं था। यह सभी श्रमिक पर लागू होता था। किताब खोल लिए ना? ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं सभी पे लागू होता था, मतलब ठीक है। ऐसा एक ऑप्शन जेठ उत्तराधिकारी पे लागू नहीं होता था, सबको देना पड़ता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, शतरंज का खेल का उद्भव कहाँ से हुआ? भारत से। भारत से कहाँ चला गया? ईरान में। ईरान से कहाँ चल गया? ईरान से यूरोप उठते 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 यूरोप में चला गया। ठीक है, इधर आ गया यूरोप। ठीक है, ठीक है। शुद्धक द्वारा लिखी गई है, इनका मैं क्यों कर रहा है? शुद्धक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय फिल्म मिर्च कटिका का विषय था। एक धनी व्यापारी और एक गणिका के पुत्री की प्रेम कथा था। चलिए, बताना नहीं पड़ेगा कई बार। मिर्च कटिनम का मतलब क्या होता है? क्या होता है मिर्च कटिनम का मतलब? मिट्टी का घर या मिट्टी का मोटर गाड़ी? नहीं, खिलौना। मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना से खेलते हुए आप लोग? सांख्य दर्शन किसका प्रमुख युग है? सांख्य दर्शन कपिल का। कपिल का, कपिल।
कपिल मुनि का प्रतिवादी दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। और उधर सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कौन है? कपिल। कपिल। आ गया इसमें तुम्हारा कुछ? जल्दी पढ़ो। 77 नंबर का है ना। हम्म, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हम्म, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा में आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। और दूसरा है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। उनमें से कौन ये नंबर सही है? दूसरा तो सही है। तो पहला ना, तो दूसरा कोई सही नहीं है। नहीं, दूसरा सही है, सॉरी। दूसरा सही है, पहला हाँ। सांख्य दर्शन आत्मा वगैरह में विश्वास नहीं कर रहे थे। छद दर्शन जो था ना, छद दर्शन वेद का जो सिद्धांत था उसमें विश्वास करता था। ठीक है, ये सांख्य दर्शन जो था आत्मा के आवागम के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, मतलब करता है, सॉरी करता है। ठीक है, सांख्य का ही मानता है कि आत्मा ज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म प्रभागम। मतलब सांख्य दर्शन आत्मा में विश्वास करता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। कपिल संख्या पद्धति सबसे पुराने प्रणेता है। कपिल ये बता दे किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता के द्वारा नहीं। ठीक है, कौन सही है? पहला। ध्यान में रखेंगे तो ध्यान में रखेंगे पहला सही है। ठीक है, कपिल दोनों संख्या सही दर्शन के प्रणेता। संख्या दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति के शक्तियों को निर्मित है, संचालित होता है। यह व्यक्ति युक्तिसंगत चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। योग दर्शन पतंजलि। पतंजलि। योग के आविष्कारक कौन थे? पतंजलि। पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है? ठीक है, अष्टांग योग का अंग तो नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अनुस्मृति नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो अनुस्मृति नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आंसर पढ़ दीजिए ना इसका एक आप बारी, अष्टांग वाला। करो इसमेल, पढ़ लो। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप से संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। अतः स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग। अष्टांग योग में कौन कौन आता है? एक बार फिर से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, प्राणायाम में बहुत लोग करते रहते हैं ना। हाँ। ठीक है, तो ये 8 योग है। ठीक है, ध्यान रखें। इसमें कौन नहीं आते थे? इनमें अनुस्मृति नहीं आता है। ठीक है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, ठीक है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे जितने भी है ना, ध्यान में इसको रखना है आपको। महाभाष्य के लेकर पतंजलि के समय, पतंजलि किसके थे? पुष्य में सुन के दरबारी थे। ठीक है, एडवाइजरी थे उनके। ठीक है, नव न्याय संप्रदाय शकुल के, ठीक है, संस्थापक कौन है? नव न्याय संप्रदाय स्कूल के नव न्याय के कौन थे? ये थे ना मिथिला नरेश, यही था ना, मिथिला नरेश। गंगेश। बी और डी दोनों दिया हुआ है। दोनों दिया है। बी और डी। गंगेश और उदयन किसका थे? नव न्याय संप्रदाय स्कूल के गंगा और उदयन। जब तक जीवित रहो, ठीक है, सुख से जियो, चाहे उसके लिए ऋण ही लेना करो, क्योंकि शरीर भस्मीभूत होने पे, ठीक है, पुनरागमन नहीं हो सकता है। ठीक, पुनर्जन्म का निषेध करने में कौन सा दर्शन है? शवार का दर्शन। ये कहता है आराम से पियो, पीते पीते गिर जाओ, फिर उठो, फिर पियो, फिर गिर जाओ। ठीक है, चवार के नहीं, मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोसाल है किसके है? आजीवक के थे। ठीक है, तो चवार का दर्शन जो है ना बेस्ट दर्शन, लेकिन भारतीय सोसाइटी से इनको निकाल दिया गया। ठीक है, चलिए, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार से केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार कर सकता है? ठीक है, चवार दर्शन सुनेंगे आप लोग। चवार दर्शन में एक बहुत अच्छा लेक्चर है, मन करे तो सुन सकते हैं। हम एक बना देंगे एक लेक्चर का ना, उसका एक सीरीज बना देंगे। इसमें से कौन सा आदमी जो दर्शन पढ़ने, हालांकि दर्शन अभी आप लोगों को समझ में नहीं, ऊपर चला जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा चवार के अनुसार सबसे मूल्य है? ठीक है, चवार के अनुसार सबसे मूल्य की बात करेंगे तो काम। ठीक है, ये लोग काम में विश्वास करते थे। ठीक है, कर्म में विश्वास करते तो वो वाला कर्म है। ठीक है, काम वाला कर्म नहीं है। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है, धर्म में, भक्ति में, मोक्ष में, इस सब में नहीं विश्वास करते थे।
अब बोलता है कि जिंदा है तो जियो नहीं यार, अभी जीना है, अभी धरती पे जियो, ठीक है। ऊपर जाने के बाद तुम सोचो ऊपर कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है, कौन बता दिया ऊपर स्वर्ग है। जो करना है अभी करो, अच्छा खाना है अभी खाओ, ठीक है। कोई काम धंधा नहीं करो। अरे क्या काम धंधा, बहुत लोगों ने पैसा कमाया, पैसा उससे उधार लो, खाओ पियो, उसको पैसा मत दो, मर जाने के बाद थोड़ी ना तुमसे कोई पैसा मांगने आएगा, ठीक है। हमेशा अपनी जिंदगी का जो शौक है सब पूरा करो, एकदम पीते रहो, गिरते रहो, फिर पीते रहो, फिर गिरते रहो। ऐसा शवार्क दर्शन है, इंसान को काम करने से मना करता है, उधार लेके बोलता है खाना खाने के लिए, सर और भी उधार बोलता है उधार लेकर खाना, अगर खाना तो अच्छा खाना खाओ, घी पियो ठीक बोलता है, है, घी पियो, खाना ही नहीं। ठीक है, ठीक है। हालांकि घी पियो का मतलब कुछ और पीना है, ठीक है, लेकिन वहां पे उधार लेके ही मतलब पीने से मतलब संदर्भित किया है। तो शवार्क दर्शन बहुत मजेदार है, ठीक है। चलिए, इन्होंने मतलब मुख्य से शवार्क दर्शन के सुख से तात्पर्य, ठीक है, इंद्रिय सुख से है, ठीक है। रियलिस्टिक शवार्क टाइप दर्शन में क्या ऑफ। अर्थ का मतलब क्या है, सुख प्राप्ति, ठीक है। हर व्यक्ति अपने आप में एक शवारकी होता है, ठीक है, हालांकि वो नहीं कहता, वो दूसरी बात है। शवार की दार्शनिक प्रणाली क्या है, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है, ठीक है। ध्यान रखिए, न्याय दर्शन के प्रचारित किसने किया, तो कपिल ने किया था न्याय दर्शन, और कपिल सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, गौतम सांख्य गौतम दर्शन। गौतम कपिल का कौन गौतम सा दर्शन है, सांख्य दर्शन। सांख्य। कौन सा दर्शन है, जैमिनी का सांख्य मीमांस है। दर्शन, ठीक है। पूर्व मीमांस, बताया मीमांस है ना। पूर्व मीमांस का जैमिनी हो जाएगा, उत्तर मीमांस का बद्दरायण हो जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं आगे, न्याय दर्शन, कपिल। न्याय दर्शन कौन हो जाएंगे, गौतम हो जाएंगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक की बात करें क्या हो जाएंगे, गौतम हो जाएंगे। ये छोटा छोटा क्वेश्चन को करवाने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा स्माइल तुरंत टेक ओवर कर लेना, ठीक है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक की बात करें गौतम हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना अच्छा आ रहा है, कंटिन्यू स्माइल आप रिपीट आ रहा छोटा है, ठीक वाला है। कर दो। न्याय दर्शन की बात करें गौतम हो जाएगा, सांख्य दर्शन की कपिल, वैसे दर्शन का खनारी में परमाणु सिद्धांत दिया हुआ है, कना दिए हाँ। सर। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात था तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब मीमांस दर्शन का आपके जैमिनी देखा, आज मेरा तारीफ कर रहा था, बोला था सर आपके करंट से 20 क्वेश्चन है आपके क्लास में, बोले थे किसी को तारीफ करने के लिए, ठीक है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन सब आते हैं एग्जाम में। और नया वाला जो बैच लाने वाला है, हालांकि कब लॉन्च होगा पता नहीं, आज हम लोग लंबा लंबा वादा कर दिए हैं, हालांकि अगर वो कर दिए ना तो उसे 50% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आधा कर दिए, पूरा नहीं करेंगे। ठीक है। हम वादा कभी कभी पूरा नहीं करते ठीक है। सर मैथ्स पढ़ने के लिए बताइए, नहीं बन रहा है। मीमांस के प्रणेता कौन थे, क्या होता है, जैमिनी। जैमिनी, ठीक है। ध्यान में, मीमांस के प्रणेता कौन थे, जैमिनी थे, ठीक है। जैमिनी बात करेंगे, चलिए न्याय दर्शन की बात करेंगे। मीमांस का क्या हो जाएगा, मिलाना है इसको, ठीक है। तो ये एक साथ रहेगा तभी मिलाना संभव होगा, उससे पहले मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले न्याय दर्शन की बात करेंगे, तार्किक चिंतन की बात करते हैं। मीमांस दर्शन के वैदिक अनुष्ठान कराने में विश्वास रखते हैं। सांख्य दर्शन की बात करें, वास्तविकता ज्ञान और अभिग्रहण में विश्वास करते हैं। वेदांत की बात करेंगे, आत्मज्ञान में विश्वास करता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, न्याय दर्शन तार्किक चिंतन की बात करता है, मीमांस की बात करें वैदिक अनुष्ठान करने की बात करता है, सांख्य दर्शन के बारे में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करता है, वेदांत की बात करें आत्मज्ञान की बात करता है। न्याय दर्शन के गौतम है, पूर्व मीमांस का जैमिनी हो जाएगा, उत्तर मीमांस की बात करेंगे ना तो बदरायन होते हैं, ठीक है। सांख्य का कपिल होते हैं, वैशेषिक के उलूक कनाद होता है, ठीक है, उलूक कनाद मुनि। योग दर्शन की बात करें पद्धति, ये क्या है, ये सारे के सारे छद दर्शन है, क्या है, ये सारे के सारे छद दर्शन है। छद दर्शन किसके है, तो ये वेद की मानता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेद में मानता है, ठीक है। इसलिए इसको कौन सा दर्शन बोलते हैं, इसको आस्तिक बोलते हैं। कौन सा दर्शन बोलते हैं, आस्तिक, आस्तिक दर्शन, ठीक है। ध्यान रखिए, आस्तिक बहुत मजेदार सब्जेक्ट है दर्शन, ठीक है, मजा आ जाता है पढ़ेंगे ना, बहुत हम बट कुछ दिन से पढ़ाने पढ़ वाला रहे अगर हैं, अच्छा हो तो, ठीक नहीं है। तो हाँ ठीक है, बहुत मजा आता है दर्शन पढ़ने में। क्रम का विकास सिद्धांत की बात करें, क्रम का सिद्धांत किससे, तो पूर्व मीमांसा से क्रम का सिद्धांत है, ठीक है। ध्यान रखिए, कर्म सिद्धांत किससे है, पूर्व मीमांस, कर्म सिद्धांत की बात करें मीमांस दर्शन से, ठीक है। निम्न से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, ठीक है। तो छद दर्शन में जो आएंगे, छद दर्शन में जो आएंगे वेद के शाश्वत सत्य, छद में देखेंगे मीमांस ये क्या सारे है? सारे वेद को मानते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो है, ना नहीं ना है ना, नहीं अरे सर मीमांस, सॉरी सॉरी, मीमांस, हाँ। मीमांस, ठीक है। ध्यान में रखें, मीमांस, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मीमांस कहता है, ठीक है। शाश्वत, हालांकि मतलब इस छद दर्शन वाला सारा तो वेद को मानता ही है,
ठीक है। मीमांसा दर्शन वेद के शास्त्र मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन वेद के क्रम कांड भाग पर विश्वास करता है। उत्तर मीमांसा ठीक है वेद के ज्ञान कांड पर, मतलब वेद के विभिन्न विभिन्न चीजों पे मतलब विश्वास करता है। मीमांसा जो होता है पूरे वेद को ही मतलब शास्त्र सत्य मानता है। ठीक है। अपूर्व का सिद्धांत किससे से अपूर्व का सिद्धांत की बात की गई मीमांसा से संबंधित है। ठीक है। निम्न से किस भारतीय दर्शन परमाणु सिद्धांत का अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन को आउट कर दिया था। वैशेषिक कनाड वाला। कनाड गलती लिख दी है क्या? इसीलिए हमको मेंस में नंबर हमको नहीं देता। हम बहुत उल्टा सीधा गलती सलती लिख कर आते हैं। हम उसमें हिंदी बहुत गलती लिखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित एक में से कौन सा एक भारतीय छद्म दर्शन का भाग नहीं है? ठीक है। तो लोकायत और कपालिक जो है नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। छद्म दर्शन में बात करेंगे तो क्या है, ध्यान में रखेंगे 6 प्रकार के दर्शन है, जिसमें न्यायिक वैशेषिक आते हैं। ठीक है। मीमांसा और वेदांत आते हैं। ठीक है। सांख्य और योग आते हैं। ठीक है। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत छद्म दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता तो दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। लोकायत की बात करेंगे चवार्क। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? चवार्क वाला को लोकायत दर्शन कहा जाता है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इस्माइल तुम्हारा क्वेश्चन बहुत देर से नहीं आ रहा है। ठीक है। ध्यान में अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। कौन थे अद्वैत के? कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने 4 मठ को स्थापित किया था। और शंकराचार्य ने ठीक है प्रस्थान त्रयी किसे कहा था? तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लेकर अद्वैतवाद का समर्थन किया था। ब्रह्मसूत्र का भाष्य की बात करें, ब्रह्मसूत्र भाष्य या फिर शारीरिक शास्त्र कहलाता है। ठीक है। शंकर दर्शन को क्या कहा जाता है? शंकर दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है। शंकर दर्शन मतलब शंकराचार्य के। ठीक है। प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं शंकराचार्य को। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। ठीक है। ठीक है। हिंदू धर्म के प्रख्यात विद्वान थे। इनको प्रच्छन्न बौद्ध की संख्या दी गई थी। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती थी? ज्ञान के द्वारा ही आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे विशिष्ट दैत सिद्धांत किसने दिया? विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत रामानुजाचार्य का। किनका है? रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। निम्न से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे अभिनव गुप्त का नहीं है। ठीक है। बाकी शंकराचार्य, रामानुज, ठीक है, माधव, सबका वेदांत दर्शन से संबंध रहा है। ठीक है। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की प्रकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक है वेद का अंत। ठीक है। वैदिक विचारधारा की प्रकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इनको क्या कहा जाए? इसको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ठीक है। जिसमें शंकराचार्य का अद्वैत है, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है। ठीक है। तो शंकराचार्य का कौन सा अद्वैत है? रामानुज की बात का विशिष्टाद्वैत है। मध्वाचार्य की बात करेंगे तो क्या है? द्वैताद्वैत है। ठीक है। द्वैतवाद है, सॉरी। बात करेंगे, इसको मिलाना है। विक्रम संवत, शक संवत। ठीक है। 2120। ठीक है। इधर मिलाना 57 होगा। 150 बात करेंगे आगे चलेंगे। ठीक है। बात करेंगे आगे चलेंगे। सोल्यूशन पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है। विक्रम संवत को त्रिश संवत या भी, ठीक है, मानव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व होते हैं। विक्रम का 58 ईसा पूर्व, शक संवत का 78 ईसा पूर्व होता है। ठीक है। इसी संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की 319 और 20 में होती है। कली संवत की बात करेंगे 3120 ईसा पूर्व होती है। ठीक है। ध्यान में रखना है। ठीक है। निम्न स्थान अगर आपको गुप्त संवत निकालना, अगर आपको विक्रम संवत निकालना पड़ेगा तो 2023 में घटाएंगे या फिर जोड़ देंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे शक संवत निकालना होगा 2023 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। अब चलेंगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कुटों का सही। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। ठीक है। शक संवत की बात करेंगे 58 से। ठीक है। गुप्त काल की बात करेंगे 319 से। सारे के सारे सही कथन है, कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्या है? मात्र मुसलमानों का युग 1192 से प्रारंभ हुआ था। ये भी ठीक है। प्रथम अरब आक्रमण यहाँ पे शासन काल की बात हो रहा है। ठीक तो है। वो तो थोड़ी ना मोहम्मद बिन कासिम ने थोड़ी ना शासन किया था। ठीक है। पुलकेशिन प्रथम बदामी शिलालेख 465 का दिनांकित है। इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना तो क्या करेंगे? तो 465 में क्या करेंगे? ऐड करेंगे 58 को, जोड़ देंगे उसको, तो 601 हो जाएगा। ऐसे नहीं ऐड करें 465 में। ठीक है। पहले 58 ऐड करेंगे और फिर 78 ऐड करेंगे, तब हो जाएगा 601 हो जाएगा। ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। ठीक है। एक चालुक्य अभिलेख का तिथि शक संवत 565 है।
तो क्या हो जाएगा फिर 565 नहीं 556 है, ठीक है। 556 में कितना जोड़ेंगे, ठीक है 78 जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें, ठीक है शक संवत का है, ठीक है। अगर विक्रम संवत रहेगा तो 58 जोड़ के 78 जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन शक संवत रहेगा तो कितना जोड़ेंगे, केवल 78 जोड़ेंगे, ठीक है। केवल 78। पुराने चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान की बात करेंगे तो इनका क्या पति स्थानपुर था, ठीक है। स्थानपुर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पति स्थानपुर कहाँ, इलाहाबाद के पास पड़ता है, ठीक है। मौखरी शासकों की राजधानी की बात करेंगे तो कहाँ था भाई, कन्नौज था मौखरी शासकों की राजधानी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। गुप्त वंश के पतन को लेकर आरंभिक शताब्दी, ठीक है, में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित किन राजाओं का शासन था। कन्नौज के मौखरी शासन, देव थानेश्वर की थानेश्वर तो था ही ना, कंजौर का मुखमरी भी था। 3 4 पुष्यभूति ये गुप्त, मगध के गुप्त, पुष्यभूति था, मौखरी भी था, गुप्त भी था। देवगिरी के यादव, थानेश्वर का रिपोर्ट से भी था, एक वल्लभी के मैत्रक, 1 3 4 कन्नौज का 6। मौखरी और 6 का क्या है वल्लभी इसका के आंसर, बी मैत्र। आंसर दिया, ठीक है। एक 1 लिया है, 3 4 3 लिया है, 4 4 लिया है, 4 एक मेरा गलत हो गया। 2 5 नहीं उत्तर लिया। लगा दे, उत्तर में देवगिरी के यादव होगा ही नहीं, वल्लभी का मैत्रक हो जाएगा। देवगिरी का यादव। देवगिरी के यादव तो दक्षिण में था, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक शताब्दी तक हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किन राज्यों का था, मगध के गुप्त थे, थानेश्वर के पुष्यभूति थे, ठीक है। उसके बाद कन्नौज के मौखरी थे, वल्लभी के मैत्रक थे। ध्यान में रखेंगे। अब बात के हर्ष के समय सूचनाएं किस पुस्तक में मिलते, कहाँ गया, कलहन का राष्ट्रनंदिनी। कल कलहन किस पुस्तक को हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तक में मिलते, कलहन, ठीक है। कलहन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी भाई, राष्ट्रनंदिनी लिखी थी, ठीक है। हर चरित्र का नाम किसने लिखा, हर चरित्र बाण भट्ट ने लिखा था, किसने लिखा था, बाण भट्ट ने लिखा था, ठीक है। बहुत ही इस्माइल तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आ रहा। हर्ष की राजधानी कहाँ थी, हर्ष की राजधानी कन्नौज थी, ठीक है। थानेश्वर था, थानेश्वर से कन्नौज लेके आता है ना, थानेश्वर से हटा लेता है, पहले थानेश्वर था। थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित कर लिया, ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन ने राजधानी से कहाँ स्थापित की थी, कन्नौज की थी, ठीक है। और कन्नौज का किसका किसका मतलब शहर है, खुशबुओं की शहर या फिर बदबुओं की शहर, क्या बोलते हैं कन्नौज को, खुशबू से खुशबुओं की शहर, ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन को 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, कहाँ पे क्या, प्रयाग तथा थानेश्वर में किया था, ठीक है। और छठा वाला में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। वन सब ने छठे समारोह में प्रसिद्ध किया जिसमें 18 देश के राजाओं सम्मिलित हुए थे। उत्तर प्रदेश के स्थित स्थल हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ पे किया, प्रयाग में किया था, ठीक है। कुंभ मेला जो देखते हैं ना, हर्ष ने शुरू करवाया था, ठीक है। कुंभ मेला में नहाए हुए कि नहीं आप लोग, नहीं कोई नहीं इसमें से, हाँ सर, हम गए थे एक बार 2012 में। नहाए थे कि नहीं, हाँ, इलाहाबाद प्रयागराज में, मतलब नहाना चाहिए उसमें, इसलिए जितना भी अभी तक जितना भी गलतियां किए पाप किए सब धुल जाता है, ठीक है। तो नर्मदा नदी पे सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आक्रमण को किसने रोका, तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित साल में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया, तो किसने किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने किया, ठीक है। चालुक्य पुलकेशिन ने हर्ष पे किस वर्ष विजय प्राप्त की थी, 618 में, ठीक है। कहीं पे इसके तिथि के साथ हेर फेर भी रहता है, ठीक है। 18 ठीक है। नहीं देखेंगे यहाँ पे, देखें इसके तिथि के साथ बड़ा दिक्कत है, ठीक है। बहुत हेरफेरिया इसका तिथि है, ठीक है। इस्माइल अपने शानदार आवाज में पढ़ेगी, इसके तिथि को डाउट को क्लियर करेगी, ठीक है। यहाँ पे 618 लिया हुआ, लेकिन मैंने 634 पढ़ा। चलो जल्दी इस बार तो बहुत बड़ा है इसमें। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष के विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्य भावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इसमें संभवतः हर्ष ही पराजय हुई। अल्टेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन का युद्ध 630 से 634 के बीच कभी हुआ था। इसका पहला कारण तो यह है कि वल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता और यह युद्ध उसी का परिणाम था। पुनश्च पुलकेशिन का 630 ईस्वी का लोहनारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है उसमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 का एहोल अभिलेख इस युद्ध का उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट BORI
के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन तथा हर्ष का युद्ध 618 ईस्वी में निश्चित किया जा सकता है। समझ में इंपीरियल आया मतलब? अभी और है सर। पढ़ो। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया ने इस युद्ध का समय 620 ईस्वी के लगभग बताया गया था। इस युद्ध का समय 618 ईस्वी मानना अधिक युक्त झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विकल्प बी का सही उत्तर माना है। विकल्प बी में क्या है? 618। 618 ठीक है, तो मतलब 634 भी हो सकता है और 618 भी हो सकता है। ठीक है, कबीबान किसका निवासी था? कहाँ का निवासी था कबीबान? उपायुक्त में से कोई नहीं भाई, कहाँ का था? ये बानवर बिहार जन किनारे। बिहार सोन नदी बाण भट्ट का है। जन्म बिहार के सोन नदी के किनारे बसे प्रीति कुठा नामक गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम की बात करें, क्या नाम था इसके पिता का? नाम चित्रभानु, माता का नाम राजा देवी था। बिहार में हुआ था। ठीक है, तो बिहार के प्रीति कुठा में कबीबान। ह्वेनसांग के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे चलेंगे तो क्या है, हर्ष के शासनकाल में किसी नहीं आती है, तो ह्वेनसांग आया था। ठीक है, चलो आ गया क्वेश्चन तुम्हारा। चलो ये मैं पढ़ा रहा, मैंने बताया ना, हर्षवर्धन जब भारत आता था इसने मतलब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था, मारपीट होता था। ठीक है, बेचारे इसके साथ भी छीन-छान हो गया था। शासकों के लिए सही दंड है। का प्रश्न था, ये तो इसके लिए होता था। तीसरा भी पूरी तरह सही से है। सुरक्षित नहीं थे, पहले का गलत है। व्यापारियों के नौघाटों नौकाओं पे शुल्क देना पड़ता था। ठीक है, 2 और 3 सही है। 2 और 3 ही सही है। ठीक है, बाकी जो ह्वेनसांग सड़क पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे, मतलब लूटपाट होता था। ठीक है, मतलब ह्वेनसांग स्वयं कई बार चोर डाकू के चंगुल में फंस चुका था बेचारा। सर दंड का प्रश्न अग्नि जल व विष द्वारा सत्य मतलब वो परीक्षा मानना किया। था ना शक्ति, इसमें क्या होता था ना, तो मतलब अगर कोई आदमी चोरी वगैरह करे, कोई आदमी चोरी किया है ना, बोला ठीक है तुम चोर नहीं है, ठीक है ठीक है, तुम आग को पार करोगे, तुम चोरी नहीं किया होगा तो तुम बच जाएगा, चोरी किया होगा तो जल जाएगा तुम, ऐसा होता था। ये हो सकता है। कोई भी चल जाएगा। उस समय तो ऐसा ही था, जहर पीने के लिए दिया जाता था। ठीक है, अगर तुमने एक जुर्म नहीं किया तो तुम जरूर जहर पीने के बाद भी तुम नहीं मरोगे। ठीक है, ठीक है, बेचारा निपट जाता होगा सब। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग के दूत के रूप में किसे भेजा था, तो ध्यान में रखेंगे इसका किस वंश का शासक था, इसका नाम था, किसी ने नहीं भेजा था, खुद आया था ये। किसने ये भेजा था? ताइसुंग ट्रैवलर था ना, यात्री था। क्योंकि इसके समय जो था ना, ठीक है, ताइसुंग ने अपने नागरिकों को पश्चिम विदेश का यात्रा प्रतिबंध लगा रहा था। ह्वेनसांग तानसेन को संगम में स्वतंत्र रूप से, न कि दूत के रूप में आया था, ठीक है, स्वतंत्र रूप से आया था। ठीक है, किसी ने भेजा नहीं था इसे। ह्वेनसांग भारत की यात्रा के सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सूती कपड़ा में मथुरा, सिल्क कपड़ा में वाराणसी, बनारसी सिल्क साड़ी आती है क्या बनारस की? हाँ, बनारसी सिल्क। बनारसी आती साड़ी है, उसी को बोलते ठीक है, हैं। तो उसी से याद रखिएगा। ठीक है, बनारसी कांजीवरम सिल्क कहाँ की आती है? तमिल मतलब साउथ की है कांजीवरम। तमिलनाडु। महंगा होता है कि कांजीवरम का महंगा होता है? कांजीवरम बहुत महंगा होता है। कांजीवरम, हाँ वो का ताका मतलब क्या होता है? कौशे का मतलब रेशम होता है। ठीक है, रेशम। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो किधर किया था ये? नालंदा में किया था। कहाँ था, क्या था? नालंदा में जैसे वहां पे पहुंचा, वहां पे मतलब क्या योग शास्त्र का अध्ययन किया। वहां का प्रिंसिपल कौन थे उस समय? आचार्य शीलवंत जी थे। आचार्य सिलवंत। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे सीयूकी की रचना। कितने देशों का यात्रा वृत्तांत होता है सीयूकी में? 139 देशों का। 139, 138 या 139 देशों को होगा सीयूकी में, आई एम श्योर। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, या तो 138 होगा या फिर 139 होगा। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, किसने किया था? वैसे ह्वेनसांग ने किया था। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते थे? इसको सीयूकी के में कहा, राजकुमार था इसकी यात्रा विवरण को। सीयूकी में ह्वेनसांग जो था कि बौद्ध था। शिव की यात्रा में निम्नलिखित किससे जुड़ा हो, तो ध्यान में रखें सीयूकी ह्वेनसांग से जुड़ा है। अब चलेंगे आगे। ठीक है, ध्यान में रखते हैं और क्या प्रश्न मिलता है। चीनी यात्री इरसिंग बिहार भ्रमण के, इरसिंग कब आया था? तो इसने आया था 618 के आसपास आया था। इरसिंग है, सॉरी संगुन आया था 500, 618 में संगीन आया था, नहीं 518 में संगीन आया था।
इर्सिंग जो था कब आया था? 671 के आसपास। सबसे लास्ट में ही आया ठीक है, सबसे लास्ट में ही आया था। ठीक है, यही आया था। हाँ कब आया था? 671 के आसपास आएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपावाक्य है? ठीक है, उत्तर हर्ष काली स्रोतों के प्रातः हुंडी के रूप में परिभाषित करता है। हुंडी का मतलब क्या होता है? विनिमय पत्र दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है? विनिमय पत्र दिया जाता है, हुंडी का मतलब। इसको पढ़ लो। भारत में साख पत्रों का बेचना है, मतलब बिना तौल किए हुए। ठीक है, जी सर। मतलब अनुमान से, मतलब कीमत तय करके दे देना। गांव में जब सब्जी खरीदने लास्ट में जाइएगा ना, तो उसके बाद थोड़ा बच जाता है ना, बोलता है हुंडा हुंडी 20 रुपया में देंगे, लेना है तो लो। उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, हुंडी उसी तरह का था, पढ़िए इसको। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नगद और उधार पर किया जाता था। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदे का मूल्य तुरंत न चुका कर भविष्य में चुकाता है तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इस साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किसमें करते हैं? तो ध्यान में रखें, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नंबर इन से करते हैं? एक और भी नाम बता, इन के अलावा क्या था? थियान्तु। ठीक है, भारत के बारे में कहते हैं ये लोग। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान थे। ठीक है, खिलजी था 1193 में। कब? 1192 की 93 में? 1193 में। भारत का सबसे प्राचीन बिहार की बात करेंगे। ठीक है, नालंदा ही था। नालंदा कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। बिहार में। ठीक है, ध्यान रखें। गुप्तचर युग की प्रमुख व्यापारिक केंद्र की बात करें, कन्नौज था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सामंतवाद का विकास गुप्तचर आग की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग में आश्रित कृषक वर्ग आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। उसके बाद बात करेंगे तो क्या था? ध्यान में रखेंगे क्या था? तो आपका ए सही है, ए और आर दोनों सही, आर का सही व्याख्या भी है। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार का चीनी यात्री फाहियान के कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध पर, चतुर्थ 6 नंबर का फाहियान नहीं था। ठीक वो है, और चीनी मतलब फाहियान तो आया ही नहीं था ना कनिष्क के द्वारा। कनिष्क के शासनकाल में थोड़ी ना मतलब आया था। कनिष्क से समकालीन थोड़ी ना फाहियान है। और चीनी यात्री फैंसों हार से मिला और बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी था, नहीं समर्थक था। दोनों के दोनों कथन गलत है। ठीक है, हाँ फाहियान की बात करेंगे, समय काल कब हो जाएगा? हुएनसोंग की बात करेंगे। 679 ठीक से है, अल मसूदी इर्सिंग का 71 में हो जाएगा। 71 है। मतलब मैच द फॉलोइंग क्या कह रहा है? कौन सही सुमेलित नहीं है? यही गलत होगा। तुम फाहियान भारत भवन का 402 से लेके 412 तक, इसमें क्या दिया है? गलती दिया है। जबकि चीन से कुल यात्रा के 399, जबकि उसकी चीन की कुल यात्रा 399 से लेके 414 तक है। ह्वेनसोंग का भारत 629 से 645 है, तो ठीक है। इर्सिंग की बात करेंगे तो 671 से 695, ये भी गलत है। अलमसूदी का तो 915 से 916 है, ये भी गलत है। और ये तो ऐसा प्रश्न दिया ही क्या है जब सब गलत ही करवाना था। ठीक है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसोंग, ठीक है, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। ठीक है, शाम्बपुर यात्रा और सब सूर्य पूजा से संबंधित है। एक और दोनों क्या है? सही है। शाम्बपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से। मुल्तान का सूर्य मंदिर का ह्वेनसोंग, ठीक है, आबू जईद और अल मसूदी ने किया है। अल बरूनी ने भी इसका उल्लेख किया। ठीक है, आप चलेंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? ठीक है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय, ठीक है, अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता, अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। भूमि के नियंत्रण पर स्वामित्व पर आधारित प्राशसनिक संरचना का उदय। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच में स्वामी दास का संबंध बनना। ठीक है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता, अत्यंत दुर्बल प्रांतीय नहीं था। ठीक है, सामंत शब्द का कौटिल्य के साथ में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया। सर्वप्रथम अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में होता है। राजपूत काल तक आते जाते ये समाज पूर्णतः
प्रतिष्ठित हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए, वो दुख जाएगा ज्यादा पढ़ने पर। अब आगे चलेंगे निम्नलिखित में से। ठीक है, निम्नलिखित में से शंकराचार्य, निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के बारे में उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में 4 धर्म सही है, उन्होंने बौद्ध धर्म ये कही है, वेदांत का प्रचार सही किया। नहीं है, नहीं है, सही नहीं है, ये भी सही है। डी उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज के नाम दिया, उन्होंने वेदांत का, ये गलत है, ये गलत होना गलत चाहिए। है, सी अब गलत। चलेंगे आगे। ठीक है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य, उनका जन्म कहाँ होता है? केरल में, केरल के केरल में कलाडी हुआ। में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कल्याणी, कलाडी है ना केरल भाई, के कलाडी। कलाडी में, बिल्कुल ठीक है। आप चलेंगे आगे, चलेंगे। आदि शंकराचार्य द्वारा एक श्रृंगेरी द्वारका जोशीमठ प्रयाग, प्रयाग में नहीं था, नहीं है, द्वारका कांची में नहीं था, जोशीमठ द्वारका सी पूरी वाला है। श्रृंगेरी। ये सी जोशीमठ नंबर है। उत्तराखंड में, नॉर्थ में, द्वारका पश्चिम में, गुजरात में, पूरी पूरी पूर्व, गुजरात पूरा में पूरी था, पूरी में, पूरब जो था, पूरी जो था उड़ीसा पूरब में, में था। ठीक है, कहाँ पे था? श्रृंगेरी वेस्ट में। ओडिशा में। श्रृंगेरी की बात करेंगे, ये श्रृंगेरी पड़ता है आपको कर्नाटक, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, श्रृंगेरी पटना में साउथ। श्रृंगेरी कर्नाटक में ही है ना? गलत तो नहीं बता कौन सा रहा हूँ। कर्नाटक में? किधर है, किधर है, श्रृंगेरी किधर है श्रृंगेरी? कर्नाटक दक्षिण में है भारत सर, में, ऊपर कर्नाटक। सही है सर, ऊपर में कर्नाटक सर। दक्षिण। अच्छा, कर्नाटक में, ठीक है। आप चलते आगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो 4 धाम में मानसरोवर आपको नहीं आता है। ठीक है, नहीं है। मानसरोवर बिल्कुल। तो एगो नहीं 4 है। धाम की बात करें तो छोटा सा 4 धाम जो है, ठीक है, छोटा सा 4 धाम जो है, तो ठीक है, छोटा 4 धाम में बद्रीनाथ में यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिसमें कौन सा सुरंग था? कौन सा सुरंग था जो कि चर्चा में आ गया था? सिलकियारा। सिंगारा। शिलकियारा सुरंग। ठीक है, हाँ, सिंघारा नहीं, खाने वाला सिंघारा नहीं, सिलकियारा। शिलकियारा। ठीक है, रवि कीर्ति की बात करेंगे, रवि कीर्ति की बात करेंगे, जो पुल के सिंह द्वितीय। ठीक है, भावभुक्ति कनौज की ये सब बना। हरिसेन जो था, हर्ष से नहीं संबंधित, हरिसेन किससे संबंधित था? समुद्रगुप्त से संबंधित था, समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, दंडी की बात करेंगे, नरसिंह वर्मन, दंडी जो थे उनके दरबार में रहते। ठीक है, दंडी ने किताब लिखी थी, कौन सी की? 10 चरित्र, 10 चरित्र, क्या नाम था? 10 चरित्र नहीं था, कुछ और नाम था उसका। देखिए, ऐसा ही था, 10 करके ही था। दशावतार। अब चलेंगे आगे, मिलाता है। ठीक है, अमीर खुसरो की बात करेंगे, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का चमचा था। कालिदास की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। हरि सिंह की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त के चमचे थे ये। बाणभट्ट की बात करेंगे तो हर्षवर्धन। ये भी चमचे ही थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, संदार कवि जो था इनमें यही है, ये चमचा नहीं थे। क्या नाम है? कालिदास। बाकी सबके सब चमचा थे। ध्यान में इसको रखिए, कोई भी दरबार में रहता था उनके बारे में अच्छा अच्छा बातें लिखते थे तो चमचा। ये तो बहुत चतुर, गंदा गंदा खराब खराब शायरी लिखता था अलाउद्दीन खिलजी, वाह वाह किया करता था अमीर खुसरो। ठीक है, बहुत बकवास बकवास शायरी लिखता था, लेकिन ये वाह वाह करके इसको खूब वो करता था। नहीं होता मतलब ना, किसी आदमी का मतलब बिना मतलब का तारीफ करना, वो काम करता था अमीर खुसरो। ठीक है, इसी के चक्कर में इतना बड़ा चमचा था ना, ये 8 राजाओं का शासनकाल देखा था। नीतीश कुमार था। ठीक है, जिधर वंश होता था उस सब में चला जाता था ये। 8 या 7 में था ये अमीर खुसरो। 7 था हाँ, सर, 7 या 8 था, वही इतना बड़ा चमचा था, बताइए। भोज का नगरी धार सरस्वती का नगरी माना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो ये कहाँ के? समुद्र अशोक हो जाएगा आपका, उज्जैन हो जाएंगे अशोक से संबंधित। दुर्गावती गोंडवाना हो जाएगी, या समुद्रगुप्त विदिशा हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो यही सही है, ऊपर देख लेते हैं अगर हमने गलत लगाया है तो। भोज के राजा धार, दुर्गावती गोंडवाना, समुद्रगुप्त अशोक गलती से सही हो गया, उज्जैन सही है। ठीक है, अवंती का ये राजधानी जो था अवंती, ठीक है, वहां का ये राज्यपाल हुआ करता था। राज्यपाल। हाँ, भीलसा की बात करेंगे मध्य प्रदेश में पड़ता है। द्वार समुद्र की बात करेंगे तो भाई साहब महाराष्ट्र में नहीं है। गिरनार की बात करेंगे, गिरिनगर गुजरात में हो सकता है, थानेश्वर, और थानेश्वर उत्तर प्रदेश में हो सकता है। मैंने हरियाणा। थानेश्वर की, थानेश्वर है कि थानेश्वर है? कौन सा सुमित नहीं है? 2 तो सारा गलत है। थानेश्वर होगा सर, थानेश्वर। हरियाणा होगा, भिलसा भी गलत लिया, भिलसा मध्य प्रदेश में नहीं लिया है। ठीक है, कहाँ पे भाई भिलसा? भिलसा मध्य प्रदेश में, ठीक तो है, सही तो लगा था। क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, द्वार समुद्र कर्नाटक में। ठीक है, मतलब ये गलत मैंने किया था, ये सही था, ये गलत है। गिरिनगर की बात करें गुजरात में, ये भी मैंने सही मारा था। और थानेश्वर गलती लिया है क्या? ये थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, सही बात है, सही पूछा है, कौन सही है? ठीक है, ये थानेश्वर हरियाणा पड़ता है। ठीक है, और इसी के तरह समाप्त हो गया। बहुत ही मजेदार, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया चैप्टर था ये। ठीक है, बहुत ज्यादा थोड़ी देर में उधर पेड वाला क्लास भी शुरू होगा। ठीक है, लगभग अभी तक